right? Let's start then, right? So yesterday we discussed something and we prepared small statement wherein there were pro rata allotments, right? And in the case of pro rata allotments, what we discussed, it's easier to calculate if the statement is being prepared well in advance, so that you would be knowing how much amounts was there in excess of application money, and then you can adjust or retain those excess money against future installments, right? एउटा क्वेशन हामीले गरेका थियौं, ये था, राइट? र यससँग सम्बन्धित हामीले एन्ट्री पनि यहाँ यसरी गरेका थियौं। के गरेका थियौं हामीले? हो, मिस्टर मनीष, आर यू देयर इन द क्लास? राजन सिंह, क्लास में थे आप कि नहीं? कल की क्लास में आप थे कि नहीं? सर बत्ती गएको थियो सर, बत्ती भोलि गएको बतास चलेको थियो हिजो। अनि पछि रेकर्डिङ हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? छैन सर हेरेको। ला, तुम कैसे करोगे? बाद में बत्ती आया नहीं, पूरे दिन नहीं आया बत्ती? बत्ती आए जस्तो सर, त्यो बेलुकातिर आएको थियो। हेर्नु पर्थ्यो नि, फेरि अहिले क्लासमा डिस्कसन सुरु हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ क्ल्यारिटी रहँदैन, कक्षा नै चिन्नु भएन। सो यो इलस्ट्रेसनमा कसैलाई कुनै डाउट छ? यो इलस्ट्रेसनको क्वेशनमा कसैलाई डाउट छ जुन हामीले यो क्याल्कुलेसन बनाएको थियौं? Those who were there in the class today. सर हजुर, कल इन एडभान्स को मलाई एक्चुअली बुझाइदिनु न सर, कल्स इन एडभान्स को बुझ्नु। जब हामीले नेक्स्ट कल को लागि एक्सेस पैसा रोकिहाल्छौं त्यो नै कल्स इन एडभान्स हो। अब नेक्स्ट कल को लागि एक्सेस पैसा रोक्नु भनेको त्यसलाई डाइरेक्टली, जसरी यही क्वेशनमा हामीले के गरेका थियौं अहिले हिजोको यो क्वेशनमा, हिजोको यो क्वेशनमा 3 थरीको शेयर होल्डर थियो है। ये वाला शेयर होल्डर ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 15,000 शेयर लॉट किया। उसके पास एप्लीकेशन मनी के उसने पैसे भेजे थे तो 60,000, लेकिन उसका 30,000 सिर्फ बनता है अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, क्योंकि 2 रुपये हम लोग ले सकते हैं। एप्लीकेशन मनी 15,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये हम लोग ले सकते हैं, राइट? लेकिन उसने एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा भेजा था? 60,000। अब उसका जो एक्सेस पैसा है ना, वो 30,000 था, वो 30,000 हम लोगों ने रोक लिया। यही इनफैक्ट देखा जाए तो कॉल्स इन एडवांस है। नॉर्मली क्या होता है कि जब शेयर अलॉटमेंट होता है ना, उसी समय ये पैसे डिमांड कर दिया जाता है। इस वजह से इस अलॉटमेंट के अगेंस्ट अगर आपने पैसे रोके हुए हैं, अगेंस्ट अलॉटमेंट अगर आपने पैसे रोके हुए हैं, तो उस चीज को आप उसके लिए फिर से ब्याज देना ये सब नहीं होता। लेकिन अगर यही बोलता, ये जैसे यो थर्ड कैटेगरी में थे नि, 6,40,000 रुपया उसले पैसा पठाएको छ, हामीले 5,60,000 मात्रै यहाँ रोक्न सकिरहेको छौं अगेन्स्ट अलॉटमेन्ट। क्वेशनले भन्थ्यो हैन, यससँग यदि तपाईले फर्स्ट कलममा पनि पैसा माग्नु छ त्यो पनि रोकिहाल्नुस् यदि एक्सेस छ भने। हामी के गर्थ्यौं, एउटा अझै कलम बनाएर 80,000 त एक्सेस छ नि अहिले पनि, त्यो 80,000 ले पनि रोक्ने प्रयत्न गर्थ्यौं। यी पैसाहरु जुन इन्स्टलमेन्ट माग्नु भन्दा पहिला नै तपाई रोकिरहनु भएको छ, त्यही नै एडभान्समा पैसा रिसिभ गरेको, दैट इज कॉल्स इन एडभान्स। र यो कॉल्स इन एडभान्समा रोकेको पैसालाई कति महिना पहिला तपाईले त्यो पैसा रोक्नुभयो, त्यति महिना बराबरको ब्याज पनि तपाईले कहीं न कहीं दिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ सर। ल, यो इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 में
जिसका हम लोगों ने कल ये कैलकुलेशन किया था, ये स्टेटमेंट बनाया था, जिससे पता चला था कितना पैसा कौन रोकेगा। उसमें किसी को डाउट है तो रिपीट करता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्जामिनेसनमा आउने प्राय क्वेसन एउटा यस्तै रहन्छ। सर त्यो एक्सिस मनी अलटमेन्टको लागि मात्र युज भएको छ हैन, अर्को त्यो फाइनलको लागि त युज भएको छैन हैन? छैन, एक्सेस मनी क्वेसनले नै भनेको छ नि, क्वेसनले क्लियरली भनेको छ यदि एक्सेस छ भने अलटमेन्टको लागि रोक्नुस्, त्यसपछि पनि एक्सेस छ भने फिर्ता गरिदिनुस्, छ कि छैन? सब्स्टिट्युएन्ट कल भने भए चाहिँ त्यो फाइनलसम्मको लागि युज हुन्थ्यो हैन? हो, त्यससम्मको लागि हामी पैसा रोक्ने कोसिस गर्थ्यौँ। क्लियर छ प्रवीण? यस सर। ओके, सो अब माथि नेक्स्ट दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ अलि सजिलै छ, तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ पढेर आउनको लागि। एन्ड द्याट वाज टकिङ अबाउट यदि कुनै यदि कुनै शेयर होल्डरले एडभान्समा पैसा दियो या कुनै शेयर होल्डरले पैसा दिएन, पछि आएर पैसा दियो, त्यस्तो केसमा के गर्ने, कि हामीले ब्याज स्याज चार्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा थियो है। सिम्पल छ, यसमा सिम्पल म्याथमेटिक्स, यसमा कुनै दिमाग लगाउने होइन। हामीले जुन शेयर होल्डरलाई शेयर अलटमेन्ट गर्दाखेरिको जुन शर्तहरू हुन्छ, जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनको आधारमा राखेर हामीले यदि एरियर छ, कल्स इन एरियर, र किन कल्स इन एरियरमा ब्याज चार्ज गर्नुपर्छ त्यसको पनि आफ्नो लजिक छ है। र किनभने मानौ चारवटा शेयर होल्डर थियो, ए बी सी एन्ड डी, चार शेयर होल्डर थियो। ए ले, बी ले र सी ले जब जब पैसा डिमान्ड गर्यो त्यही बेलामा उसले पैसा पठायो हैन, तर डी ले चाहिँ पैसा दिएन, यो पोइन्ट अफ टाइममा नदिएर उसले 3 महिना लगाएर बिताएर त्यसपछि पैसा दियो। अब यिनीहरूले दिएको पैसा अर्ली पेमेन्ट भएको छ, यसले 3 महिना पछि गएर पेमेन्ट गरेको छ, टाइम भ्यालु अफ मनी गोइङ ब्याक त पर्नु पर्यो। यदि यसलाई पनि ब्याज लिएन भने यिनीहरू यो शेयर होल्डरले पनि के भन्छ, अच्छा जो आदमी लेट देता उससे भी आप उतना ही पैसा लेते हो, जो आदमी पहले देता उससे भी उतना ही पैसा लेते हो, तो क्यों हम पहले पैसा देंगे, आप हम भी नहीं देंगे पहले पैसा। कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम बिग्रिहाल्छ। तो लॉ अफ इक्वालिटी या लॉ अफ फेयर ट्रिटमेन्ट त कहीं ना कहीं प्रिभेल गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरुमा एउटा डिसिप्लिन पनि ल्याउनको लागि, प्लस जसले चाहिँ टाइमली पेमेन्ट गर्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसको टाइमली पेमेन्टको बेनिफिट पनि पाओस्, जसले लेट पेमेन्ट गर्छ त्यसलाई पनिशमेन्ट पनि पाओस्, त्यो पर्सपेक्टिभले इन्ट्रेस्टको चार्ज गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ। अब हामी पहिला के गरौँ, त्यस्तो सिचुएसनहरुमा नर्मल एकाउन्टिङ इन्ट्री गरौँ है। नर्मल एकाउन्टिङ इन्ट्री गरौँ, जुन जर्नल हामीले बनायौँ अहिलेसम्म। पैसा नपाएको बेलामा हामीले के गर्थ्यौँ, जति पैसा पाउँदैन थियो त्यसलाई हामीले हैन एन्ड ट्रान्सफर and transfer the amount not paid to calls in area account है। पहिला नर्मल एन्ट्रिज गर्नुस्, त्यसपछि त्यो शेयर होल्डरलाई हामीले तगादा गर्छौं, भन्छौं है भाइ तिमीले पैसा दिएको छैन, पैसा देऊ नत्र तिम्रो शेयर जफ्त भइहाल्ला। अनि त्यसपछि उसले पैसा दिन आयो, कति दिनपछि पैसा दिन्छ त्यो हामीले हेरौं। मानौ कल्स इन एरियरमा 50,000 रुपैयाँ ट्रान्सफर भयो, अब यो 50,000 को पेमेन्ट पाएँ मैले 3 महिना पछि पाएँ, 3 महिना पछि उसलाई कति ब्याज चार्ज गर्छ, ती ब्याज चार्ज गरिदिनु। रेट अफ इन्ट्रेस्ट कहीं न कहीं एग्री गरे हुन्छ कुन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चार्ज गर्ने। मानौ 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चार्ज गर्ने भनेको छ भने 50,000 को 6% को दरले 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिनु है। कति हुन आउँछ भन्नुस् त, 1500 750, 50,000 छ 6% को दरले
नहीं बोल रहा है तुम लोग 750 750 रुपया ब्याज चार्ज गर्ने और 750 सर हाँ अनि 750 रुपया ब्याज चार्ज गर्यो भने त्यो ब्याज यो कम्पनीको लागि हामी सबै एकाउन्टिङ एन्ट्री कसको बुक्समा गरिरहेका छौँ कम्पनी सो कम्पनीको लागि दैट 750 इज इन्कम इन्कम रिकग्नाइज गर्दा के गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् सो बैंक एकाउन्ट डेबिट मैले 50,000 लिनुपर्ने थियो तर 50,000 मा 750 रुपैयाँ मैले ब्याजको बापत लिए टु कल्स इन एरियर जुन मैले मेरो पैसा लिनुपर्ने थियो 50,000 त्यो त मैले पाएँ नै साथका साथ मैले इन्ट्रेस्ट पनि चार्ज गरेँ यो इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा छ 750 त्यसरी नै कल्स इन एडभान्स को केस पनि हुन सक्छ जहाँ कस्टमर को पैसा तपाईले समय भन्दा पहिला राखिहाल्नु र समय भन्दा पहिला पैसा जब कल राखिलिनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि ल अफ इक्विटीलाई ल अफ फेयरनेसलाई एप्लाई गरिदिनु पर्यो नि कसैले चाहिँ फ्युचरमा आएर पैसा दिन्छ कसैको पैसा पहिला नै राखिहाल्नु भयो यही हामीले यो भन्दा पहिला इलस्ट्रेसन गर्यो त्यसमा 5,000 शेयर होल्डरले त एउटा पनि एक्सेस पैसा दिएको थिएन अब यिनीहरूलाई जब अलटमेन्टको पैसा मागिन्छ त्यो बेला दिन्छ जब फर्स्ट कलको पैसा मागिन्छ त्यो बेला पैसा दिन्छ तर अर्को दुईटा क्याटेगोरीमा के भइरहेको थियो उनले चाहिँ अलटमेन्टको पैसा पनि एडभान्समा दिइहाल्यो एक महिनाको लागि भए पनि एडभान्समा दिएको थियो नि यसले पनि एक महिनाको लागि भए पनि एडभान्समा दिएको थियो यिनीहरूलाई के गर्ने ब्याज दिने र ब्याज दिँदाखेरि कहीँ न कहीँ कम्पनीको लागि त एक्सपेन्स भयो इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु बैंक ब्याज दिदिने या हुन सक्छ नेक्स्ट कलमा उसलाई भन्छौ कि तिमी अलिकता कमी पैसा देऊ तिम्रो पुरानो पैसा ब्याजमा एडजस्ट हो जाने त्यो पनि भन्न सकिन्छ सो नेक्स्ट टाइम मानौ हामीले पैसा मंगायौ हामीले फर्स्ट कलको पैसा डिमान्ड गर्यौ शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्नु तपाईले है अनि त्यो बेलामा थाहा भयो कि यो पर्टिकुलर शेयर होल्डरलाई सेकेन्ड क्याटेगोरीको शेयर होल्डरलाई मानौ 2,000 रुपैयाँ ब्याज दिनु पर्नेछ उसले के गर्छ मैले मागे एक्जाम्पलको लागि मैले 1 लाख रुपैयाँ मागे र उसलाई 2,000 को ब्याज दिनु पर्नेछ भने उसले मलाई कति पैसा दिन्छ 98,000 मात्र दिन्छ सो बैंक एकाउन्ट 98,000 यही इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट 2,000 टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट है सो यदि उनले समय भन्दा पहिला पेमेन्ट पाएको छ फर्मले उसलाई कम्पनीले उसलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ सो कम्पनीको लागि यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स उसले लेट पेमेन्ट गरेको छ सो उसले चार्ज गर्छ कम्पनीले त्यसमाथि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ त्यो चार्ज गरेको कारणले त्यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम राइट र के इलस्ट्रेसन दिएको छ क्विकली हेरिहालौं त्यति खासै यसमा डिफिकल्ट केही छैन however let's read illustration number 8 and 9 quickly गरम इलस्ट्रेशन नंबर 8 हेर्नुस् है दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 नहीं सर अब बताओ हम दिखाएंगे तभी ना दिखेगा तो अपना किताब में देखना चाहिए था ना श्रेयस Limited did not receive the first call on 10,000 equity share at the rate of 3 per share, which was due on 1st July. This amount was received on 1st April 2021. कति महीना पछि पायो भन्नुस् त 9 महिना पछि पायो 1st जुलाईमा ड्यू थियो त्यो अमाउन्ट उले बल्ल गएर 10,000 शेयरमा 3 रुपैयाँको अमाउन्ट पाएको थिएन जो अमाउन्ट पायो 1st April 2021 मा calls in error account बनाएर generalize the entries in the books of the company on 1st July of course and 1st April. So the extracts of the balance sheet on 31st March 2020. अब सोच्नुस् है एउटा फर्स्ट कल जो कि 3 रुपैयाँको दरले पाएको थिएन यो 10,000 शेयरमा हुन त क्वेशनमा पुरै स्किम भएको भए मैले 2 लाख शेयर या 1 लाख शेयर इस्यु गरेको छु फर्स्ट कल एप्लिकेशन में यति पैसा आयो अलटमेन्ट में यति आयो फर्स्ट कल में यति मागेको थियो त्यही पैसा अहिलेसम्म एउटा शेयर होल्डर जसले 10,000 शेयर होल्ड गरेको छ त्यो शेयर होल्डरले त्यो 3 रुपैयाँको दरले पाएको छैन क्वेशनले त्यसरी बनिरहेछ अब हामीले एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो भने याद गर्नुस् जुन कल माग्दाखेरि
हामीले जब फर्स्ट कलको पैसा हामी मागिरहेका थियौं त्यस बेलामा सबै शेयर होल्डरले पैसा दियो होला। यो पर्टिकुलर मानौ हामीले 1 लाख शेयर इस्यु गरेका थियौं है, त्यो बेलाको कलको पैसा माग्ने 3 रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये 10,000 शेयर होल्ड गर्नेले दिएन पैसा, अरूहरूले त दियो हैन। त्यो तपाईले एन्ट्री पास गर्दाखेरि पैसा मागे पैसा पाए, माग्ने बेलामा तपाईले के एन्ट्री पास गर्नुभयो होला? शेयर फर्स्ट शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, अरे फर्स्ट कल अकाउंट तो एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर फर्स्ट कल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है 1 लाख शेयर में 3 रुपया को दर ले 3 लाख रुपया। सर। और जब पैसा मिला उस समय क्या हुआ? जब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे थे तो 90,000 शेयर पे पैसे मिले और 10,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। सो आपने एंट्री क्या पास किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 पे 3 रुपए की दर से 2,70,000 और जो पैसे नहीं मिले उसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया, डेबिट 30,000। सर कल्स इन एरियर्स के हो यो चाहिँ एक्स के भन्ने यसलाई लस होइन, एडभान्स और पैसा लिन बाँकी छ, रिसिभेबल छ। ट्रेड रिसिभेबल जस्तो हैन भइहाल्यो। ट्रेड रिसिभेबल जस्तै भयो, तर ट्रेड रिसिभेबल भनेको व्यापारको सन्दर्भमा छ भने यो शेयर होल्डरसँग क्यापिटल कमिट गरेको, कसैले शेयर सब्स्क्राइब गर्दाखेरि उसले भोलिको दिनमा म यति पैसा दिन्छु भनेर न सब्स्क्राइब गरे हुन्छ। त्यो कमिट गरेको पैसा पुँजीको रेफरेन्समा कमिट गरेको पैसा नदिएको सिचुएसन हो यो, बुझ्नुभयो? त्यसैले उसँग पैसा म फ्युचरमा गएर लिन्छु, एडभान्स सरी उसले रिसिभेबल छ मेरो, त्यो रिसिभेबल पैसा म फ्युचरमा गएर लिन्छु भनेर यसलाई मैले कल्स इन एरियर भनेर राखेँ। यो रिसिभेबल नेचरकै हो, शेयर होल्डरसँग भोलिको दिनमा रिसिभ गर्छु भनेर। अनि सर त्यस्तै यो अनि शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हामीले मान्ने एसेट जस्तो मान्ने? शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट भनेको रिसिभको लागि ड्यू गरेको र त्यो पैसा फेरि आएर रिसिभ भयो, यो नि रिसिभेबल। Yes, this is also a form of receivable only when you demanded that installment amount from the shareholder. The right to demand has established. So कहीं न कहीं पैसा माग्ने त राइट त इस्टाब्लिश भयो नि, त्यसलाई इन्डिकेट गरिरहेछ यो। त्यो एसेट जस्तै भयो नि सर, एसेट हो। त्यसलाई तपाईँ यसरी मान्नुस्, कुनै व्यक्तिसँग, जो व्यक्ति यहाँ शेयर होल्डरको रूपमा छ, त्यो शेयर होल्डरसँग पैसा उठाउने राइट इस्टाब्लिश भएको हुनाले एसेट जस्तो भयो। क्लियर छ? अब मलाई थाहा छैन कि यो 1 लाख शेयर थियो कि 5 लाख शेयर थियो कि 2 लाख शेयर थियो, वी डोन्ट नो। सो मैले के गर्छु, यो क्वेशन यस्तो क्वेशन आयो भने मात्रै 10,000 को प्रिटेक्समा काम गर्छु। 10,000 यो 3 लाख मध्ये यदि हेर्नुहुन्छ भने 2,70,000 र 30,000 त्यही छ नि, टुक्रा यदि गर्नुहुन्छ भने 2,70,000 आइसक्यो र 30,000 चाहिँ आएको छैन, त्यही सिचुएसन छ। मैले त एक्जाम्पलमा मानेको थिएँ कि 1 लाख शेयर छ, क्वेशनले त साइलेन्ट छ, क्वेशन भनिरहेको छैन कि कति शेयर मैले टोटलमा इस्यु गरेको थिएँ। त्यसैले तपाईँ एकाउन्टिङ एन्ट्री गर्दाखेरि एउटा त्यो जुन डिफल्ट भएको छ त्यसैको कन्टेक्स्टमा गर्नु। डिफल्ट भन्ने कुरा कब थाहा पाइरहेछ हामीले? यो बेलामा थाहा पाइरहेछ। 2,70,000 जतिसुकै भए पनि त्यति एमाउन्ट म यहाँ डेबिट गर्छु भने त्यही एमाउन्ट म यहाँ क्रेडिट गर्छु, यो त अटोमेटिक क्यान्सल हुन्छ यदि दुवै एन्ट्रीलाई मर्ज गरिदिने हो भने, राइट? यहाँ क्यापिटलमा गयो, अर्कोतिर पैसा नआउने पैसा चाहिँ एरियरमा बस्छ, राइट? अब यस्तो एक्जामिनेसनमा क्वेशन आयो भने मात्रै जुन पैसा आएको छैन त्यसलाई रिलेट गर्नको लागि एउटा एन्ट्री पास गर्नु, त्यो भनेको कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कल अकाउंट। 10,000 में 3 रुपया को दरले 30,000। बेसिकली यदि हेर्नुहुन्छ भने दुई थरीको शेयर होल्डर थियो। एउटा शेयर होल्डरले पैसा दिएन भने कल्स इन एरियरमा हाल्दिए, अर्को शेयर होल्डरले पैसा दिए होला। अब त्यो कति शेयर थियो क्वेशनले नभनेको हुनाले, तर पैसा दिएको भए हामी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कल गर्थ्यौं। But we don't know how much is this amount, and in this question it is also not relevant because हामीलाई इन्फर्मेसन मात्रै यसको भएको। यो एन्ट्रीलाई यहाँ जुन मैले देखाएको 2,70,000 30,000 लाई दुई टुक्रा गर्यो भने एउटा बैंक अकाउंट
डेबिट 2,70,000 टु शेयर फर्स्ट कल र अर्को एन्ट्री कल्स इन एरियर डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल 30,000। त्यही दुईटा एन्ट्री मिलेर त यो एन्ट्री बनेको छ नि, राइट। तर मलाई यो थाहा छैन कि यो कति एमाउन्ट हो भनेर, त्यसैले मैले यो एन्ट्री किन गरौँ अहिले यो क्वेसनको लागि। मलाई मात्रै यो पार्ट थाहा छ, त्यसैले यो पार्टको लागि एन्ट्री गरिदिएँ, राइट। यो पार्टको लागि एन्ट्री गरिदिएँ। अनि उसले भन्छ ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाउनुहुन्छ, यसको एक्सट्र्याक्ट कसरी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यो भनिदिनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्नको लागि हामी एक्सट्र्याक्ट बनाउँछौँ। सबै कुरा त बनाउन मिल्दैन, एक्सट्र्याक्ट्स अफ ब्यालेन्स सिट है। अब त्यस केसमा हामीले एक्सट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि के गर्छौँ त, हामीले के न के पैसा मागे होला, मागेको पैसालाई हामीले शेयर क्यापिटलमा यहाँ शेयर क्यापिटल देखाउँदा यो शेयर क्यापिटल भित्र अब यसको नोट्स हामी नोट्स बनाउँछौँ, नोट्स अफ शेयर क्यापिटल या शेड्युल बनाउँछौँ। र शेड्युल बनाउँदाखेरि याद गर्नुहोस् अथराइज शेयर क्यापिटलको विवरण राख्नुहुन्छ, त्यसपछि इस्युड शेयर क्यापिटलको विवरण राख्नुहुन्छ, त्यसपछि इस्युड एन्ड सब्सक्राइब भनौँ न, इस्युड एन्ड सब्सक्राइब शेयर क्यापिटलको विवरण राख्नुहुन्छ, त्यसपछि पेड अफ शेयर क्यापिटलको विवरण राख्नुहुन्छ। र पेड अफ शेयर क्यापिटलको विवरण राख्दाखेरि हामीले कति शेयरमा कति रुपियाँसम्म मागिसकेको थियो, त्यसको टोटल एमाउन्ट कति बन्छ, त्यसमा एकैचोटि गएर हामीले यति पैसा आएको छैन भनेर कल्स इन एरियर भनेर यति एमाउन्ट माइनस गर्छौँ। यो मलाई थाहा छ यो कि 30,000 छ, बाँकी यता सबै इन्फर्मेसन मलाई थाहा छैन, म नोटमा अहिले त देखाउन सक्दिनँ। तर एक्सट्र्याक्ट्स बनाएर मैले यो 30,000लाई डिस्क्लोज गरिदिन्छु। अनि यो एक्सट्र्याक्ट्स नै यहाँ जे एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्ट कहीँ न कहीँ यहाँ शेयर क्यापिटलमा देखिन्छ। त्यो एमाउन्ट यहाँ शेयर क्यापिटलमा ब्यालेन्स सिट यदि हामी बनाउँछौँ भने ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। अहिले मात्रै बुझ्नु छ कि यसको इम्प्याक्ट कहाँ कहाँ गएर पर्छ। हामीले कल्स इन एरियर माग्यौँ, पैसा आएन, त्यो बेलामा हामीले त्यसलाई ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने, किन यो 1 जुलाईमा हामीले मागेको पैसा थियो, पैसा 1 अप्रिल 2021 मा आइरहेछ। 1 जुलाई 2020 मा मागेको पैसालाई अब 31 मार्च 2020 सम्म, सरी 2021 सम्म त यो पैसा आएको छैन। नआउँदाखेरि त यो कल्स इन एरियरमै बसेको छ, यो एमाउन्ट त रिसिभेबलमै बसेको छ। यसलाई त ब्यालेन्स सिटमा त्यो बेलाको बनाउने ब्यालेन्स सिटमा त देखाउनु पर्यो होला नि हामीले। हो, अब आएर नेक्स्ट डेमा त्यही पैसा मैले उसँग रिसिभ गरेँ, त्योसँग पैसा रिसिभ गर्दाखेरि पुरै पैसा रिसिभ गर्न त पाएँ, तर 1 अप्रिलमा गएर पैसा रिसिभ गरेँ। 9 महिना आफ्टर 9 मन्थ्स तपाईले पैसा पाइरहनु भएको छ। 1 जुलाईमा पाउनु पर्ने पैसा 1 जुलाई 2020 मा पाउनु पर्ने पैसा यु आर रिसिभिङ अन 1 अप्रिल 21, that is after 9 months, so you shall be claiming some interest at least on it, right? So जब पैसा हामी पाउँछौँ त्यस बेलामा के एन्ट्री गर्छौँ, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु एउटा त कल्स इन एरियर जुन रिसिभेबल थियो त्यो रिसिभ गर्यौँ हामीले 30,000 रुपैयाँ, र अर्को यदि इन्ट्रेस्ट चार्जेबल छ भने इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट पनि हामीले रिकग्नाइज गर्छौँ। अब यो क्वेसनमा कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भन्ने कुरा लेखेको छैन। यो 30,000 त हामी 30,000 पाउँछौँ, यो 30,000 त हामी पाउने नै छौँ प्लस इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ वी डोन्ट नो, सो हामीले यतिकै लेख्यौँ प्लस इन्ट्रेस्ट। पायो भने क्वेसन साइलेन्ट भएको हुनाले हामी सिम्पल यो दुईटा लाइनको एन्ट्री मात्रै गरिदिने, 30,000 30,000 गरेर। र यो इन्ट्रेस्ट कहीं न कहीं कम्पनीको लागि इन्कमको स्वरूपमा भयो। क्लियर है भाइ? सर यो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटको एक्सट्र्याक्ट चाहिँ कसरी बनाउने, यतिकै बनाइदिने? यतिकै बनाइदिने, मात्रै कल्स इन एरियरलाई देखाइदिने। यो एक्स मात्र लेख्ने अमाउन्टमा ब्ल्याङ्क छोड्दिने या यसरी ड्यास 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 हाल्दिने। ओके सर। अनि तल जुन लेख्नु भयो सर त्यो नोट्स टु एकाउन्टमा सर त्यो त्यस्तै लेखेर छोडिदिनु सर। हो मैले त्यही भनिरहेको छु। नोट नम्बर नर्मली मैले ब्यालेन्स सिट तपाईँलाई हिजो देखाएको थिएँ नि, कतिपय कम्पनीको डिएलएफ को देखाएको थिएँ मैले। नोट नम्बर अनि शेयर क्यापिटल है,
त्यसमा अथराइज इस्युड सब्सक्राइब पेड अप सबै लेख्नु पर्छ तर यिनीहरूको विवरण त थाहा छैन मलाई यहाँ के लेख्ने भनेर मात्र यो थाहा छ यो पोर्सन मात्रै हामीले लेखेर देखाइयो सर यो क्वेशनमा त अनि ब्यालेन्स सिटको एक्स्ट्रा देखाउनु पर्छ पर्दैन होला नि त हे भगवान यदि क्वेशनले भनिदियो भने क्वेशनले माथि लेखेको छ नि and show the extract balance sheet on 31 March 2021 भनेको छैन क्वेशन पढ्यो पुरा सर लास्टमा सर लेखेको लास्टमा लेखिदिएको छ नि दिनु देखाउनु पर्छ भनेर त्यही भएर भने यदि देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउनु सबै डिटेल त रहेन छ इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाओ Rashmi Limited issued at par 1 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each पार भन्ने बित्तिकै जतिको शेयर छ त्यतिकै दाममा इस्यु गर्यो 10 रुपैयाँको छ भने 10 रुपैयाँमै इस्यु गर्यो न कम न बढी 2.5 रुपैयाँ एप्लिकेशनमा 3 रुपैयाँ अलटमेन्टमा 2 रुपैयाँ फर्स्ट कलमा र ब्यालेन्स जति पनि रहन्छ ब्यालेन्स कति रहन्छ अर्को 2.5 रुपैयाँ ब्यालेन्स सर त्यो अघिको केसमा हैन त्यो बैंक अकाउन्टमा पनि 30 लाख पैसा आछ भने त्यो एसएस साइडमा हेराउनु पर्दैन आकै छैन यार कहाँ आएको छ अर्को दिन आएको छ 31 मार्चको ब्यालेन्स सिटमा ए 31 मार्च 31/20/20 सम्मको छ त्यो दिन आएको भए त हामी गरिहाल्थ्यौं तर आउने काम त्यो दिन होइन बल्कि अर्को फाइनान्शियल इयर हैन यस ल सो रश्मि लिमिटेड इश्यूड एट पार 1 lakh equity shares of 10 each जसको इन्स्टलमेन्ट्सहरु दिएको छ all the shares were fully subscribed Mr. Nair who held 10,000 equity shares paid full remaining amount on first call itself so जब फर्स्ट कल मागेको त्यही बेलामा उले दिनुपर्ने सबै पैसा दिइहाल्यो मतलब फाइनल कलमा आउनु पर्ने 2.5 रुपैयाँ पनि उले फर्स्ट कलकै बेलामा दिइहाल्यो the final call was made due after 3 months from first call so the final call which was made after 3 months from first call was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entry to record this transaction. अब यो केसमा कंपनीज एक्ट मै कहीं न कहीं तपाईको शेयर होल्डरले एडभान्समा दियो भने कति ब्याज दिनु होला तपाईको शेयर होल्डरले यदि पैसा दिएन भने कति चार्ज गर्नु होला भन्ने कुरा याद गर्नुस् हामीले टेबल हेरिरहेको थियौ नि शेड्युल भित्र गएर डिफरेन्ट टेबलहरु थियो याद छ हिजो हामीले कम्पनीज एक्ट को शेड्युल्सहरु भित्र धेरै टेबलहरु पाइरहेको थियो कि थिएन त्यो टेबल एफ मा लेखेको छ यदि कंपनीलाई पाएको कंपनीले डिमान्ड गरेको पैसा शेयर होल्डरले टाइममा दिएन भने जब पैसा उले दिन्छ त्यो बेलामा उले ब्याज सहित दिनुपर्छ त्यो ब्याज कति चार्ज गर्ने यहाँ हेर्नुस् 10% कल्स इन एरियरमा चार्ज गर्ने र टेबल एफ मा यो पनि भनेको छ यदि एडभान्स छ भने त्यसमा 12% म्याक्सिमम 12% दिने चार्ज मैक्सिमम 10% गर्ने रिवार्ड मैक्सिमम छ अब यो मैक्सिमम भनेको टेबलले प्रिस्क्राइब गरेको रेट हो भोलिको दिनमा कम्पनीजले आफ्नो आर्टिकल अफ एसोसिएसन र मेमोरेन्डम बनाउँदाखेरि योसँग सम्बन्धित के कानुन बनाएको छ कम्पनीको कन्स्टिट्युसनले के भनेको छ मैक्सिमममा 10% को ठाउँमा उले 8% राख्न सक्छ 6% राख्न सक्छ 12% मैक्सिमम को ठाउँमा 8% या 10% राख्न सक्छ तर यो रेट भन्दा बढी हुनु भएन बुझ्नुभयो तपाईको चार्टर डकुमेन्ट्समा मैक्सिमम यो रेट राख्न सक्नुहुन्छ तर यदि इन केस तपाईको चार्टरको डकुमेन्ट्समा त्यो कुरा लेखेको छैन भने त्यो बेलामा हामी टेबल एफ मा लेखेको कुरालाई रेफर गर्छौं र टेबल एफ ले भनेकै आधारमा हामीले interest calculate गर्छौं माथि नै पढ्नुस् फर्स्ट प्याराग्राफमा interest on calls in arrear is recoverable and that in calls in respect of calls in advance is payable according to the provision in this regard in the articles of association at the rates mentioned therein or those to be fixed by the director
within the limits prescribed by the articles. Hey, table F prescribed 10% and 12% per annum as the maximum rates respectively for calls in arrear and calls in advance. अब यो क्वेशनमा तर यहाँ लेखेको छ एउटा हेर्नुस्, directors have a right to waive off such interest in individual cases on their own discretion. है, so सिचुएसन्सहरु भनेको छ, it is payable by shareholder to company on the calls due but remaining unpaid maximum 10% या maximum 12%. पीरियड चाहिँ अफ कोर्स जहिले ड्यू थियो त्यो दिनदेखि कहिलेसम्म पेमेन्ट भयो त्यसको डेटको काउन्ट गर्ने र कहीं न कहीं नोमिनल अकाउन्ट नेचरको हुन्छ, यसलाई कहीं न कहीं स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा इन्कमको स्वरूपमा लाग्नु पर्छ, एडभान्स दिनु पर्यो भने एक्सपेन्सको रूपमा लाग्नु पर्छ, हैन? सिम्पल कुरा छ। अब यही क्वेशनमा यदि हेर्नुहुन्छ भने क्वेशनले इन्ट्रेस्ट दिने भनेर त भनिरहेछ, तर कति इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा भनेको छैन। सो हामीले के गर्नु पर्यो, टेबल एफ को आधारमा रहेर इन्ट्रेस्ट प्रोवाइड फर गर्दिनु पर्यो। क्लियर छ? क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन किया जाए फिर। थोड़ा सा चेंज करते इसको, इसका थीम को ना, बैकग्राउंड को व्हाइट करते हैं। और पेन के कलर को ब्लैक करते हैं, देखते कैसा लगता है। तक हम लोग उल्टा कर रहे थे। सो रश्मि लिमिटेड कंपनी को नाम, सो बुक्स अफ कुन राम्रो लागिरहेछ? त्यही राम्रो लागिरहेको थियो कि यो राम्रो लागिरहेछ? त्यही राम्रो थियो सर। क्लियर छैन यसमा। आदत परिसक्यो। त्यही गरिदिनु त्यसो भए। राम्रो छ सर, अलि डार्क गरिदिनु भइहाल्छ। डार्क बरु गरिदिनु सर, ब्ल्याक डार्क मिल्छ भने। अब ठीक है नहीं? ठीक है सर। अब देखो, पहले से हम लोग क्वेश्चन में जो बोला 1 लाख इक्विटी शेयर से, हम लोगों को पता है 1 लाख इक्विटी शेयर में पहले बार एप्लीकेशन में आया होगा, कितने रुपए आया होगा? 2.5 रुपए। फर्स्ट अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए और बैलेंस बचा हुआ 2.5 रुपए दूसरे कॉल में। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मनी आउँदाखेरि के एन्ट्री पास गर्यो होला हामीले? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर यो जुन शेयर एप्लीकेशनहरु छन् यिनीहरु चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर मान्ने हो कम्पनीहरुको कि ओनर मान्ने? कुन एप्लीकेशनहरु? यो एप्लीकेशन भनेको त यो धेरैवटा त्यो शेयर होल्डरहरुले दिआउँछ पैसा हैन? हो हो। ओनर तिनीहरुलाई के ओनर मान्ने कि हामीले त्यसलाई के मान्ने? ओनर नै मान्ने। अब शेयर होल्डर ओनरले पैसा दिएको भएपछि त्यसलाई क्यापिटल अकाउन्ट मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? हो, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट हो, तो कैपिटल नेचर का ही हो है। 1 लाख इंटू 2.5 लाख रुपया यो कैपिटल अकाउंट नेचर कै छ। तर बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट पढ्नु भएको छ नि? बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टमा हामीले के गर्छौं, इभन ओनरले पनि पैसा लेनदेन गर्यो भने त्यसको लागि पनि खाता बनाउँछ, गरेका थियौ? यस सर, यस सर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ equity share application account debit to equity share capital। यहाँसम्म कुनै अप्ठ्यारो नहीं छैन। मिस्टर नायर और दूसरा एक शेयर होल्डर का जब बात आएगा उस समय हम लोग सोचेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। सो इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital, equity share capital।
कति रुपियाँ छ? 3 रुपियाँ 3 लाख। है पैसा आयो, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब हेर्नुस् एडभान्स दिने काम कुन बेला गरेको? जब फर्स्ट कल को, जब मिस्टर नायरले जसले 10,000 शेयर होल्ड गरिरहेछ त्यो नायरले फर्स्ट कल को बेलामा पैसा सेकेन्ड कल को बराबर को पैसा पनि फर्स्ट कल के बेलामा दियो हैन, जो कि 3 महीना पछि मागेको पैसा हो। 3 महीना पहिला नै उले पैसा दियो। फर्स्ट कल को कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा शेयर होल्डर जसले 1000 शेयर होल्ड गरेको छ त्यसले चाहिँ फर्स्ट कल कै पैसा चाहिँ 2 महिना पछि आएर मात्रै पेमेन्ट गरेको छ। दुवै सिचुएसन छ, तर यो सिचुएसन कुनमा छ? फर्स्ट कल को बेलामा छ। अहिले एलोटमेन्ट को पैसा त पुरै आइसक्यो। एलोटमेन्ट को बेलामा यो एडभान्स दिने या पछि दिने भन्ने कुरा त छैन नि, राइट? ल अब फर्स्ट कल को डिमान्ड पहिला गर्नुस्। इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कति रुपियाँ भनेको छ? क्वेशनले 2 रुपियाँ माग्छ हामीले। सो 2 रुपियाँ 1 लाख शेयरमा माग्यौं, 2 लाख रुपियाँ। अब यसको पैसा आउँदाखेरि दुईटा काम भइरहेछ। एउटा शेयर होल्डरले एडभान्स दिइरहेछ, मतलब बाँकी जुन 2.5 रुपियाँ अहिले बाँकी छ नि, हामीले यहाँ त के गरेका थियौं? 2.5 रुपीज मागेका थियौं। यहाँ हेर्नुस् यो स्किममा 3 रुपियाँ र यहाँको स्किममा अहिले अर्को 2 रुपियाँ। त कहीं न कहीं पुरै 10 रुपियाँको शेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 10 रुपियाँको शेयरमा यो 2.5 रुपीज को, यो 3 रुपीज को, सो यहाँ 2 रुपीज पाए। बैलेंस कति छ? 10.5 रुपियाँमा हामीले यो पुरै हेर्नुहुन्छ भने 7.5 रुपियाँ पुराइसकेका छौं। बाँकी 2.5 रुपियाँको कुरा भयो नि। एउटा शेयर होल्डर जो कि 10,000 शेयर होल्ड गर्छ, जसको नाम मिस्टर नाया क्वेशनमा दिएको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यही बेलामा एक्स्ट्रा पनि पैसा पठाए। सो कहीं न कहीं यहाँ हेर्नुस् है, मैले 2 लाख रुपियाँ मागेको थिए, जसमा एउटा शेयर होल्डर मिस्टर नायरले के गर्यो? जसले 10,000 शेयर होल्ड गरेको त्यसले 2.5 रुपियाँ एडभान्स पठाइदियो। जुन सेकेन्ड कलमा आउनु पर्ने अर्को 2.5 रुपियाँ छ नि, त्यसको पनि पैसा उसले एडभान्समा पठाइदियो। अर्कोतिर एउटा शेयर होल्डर जसले 1000 शेयर होल्ड गरेको थियो त्यसले चाहिँ यो पैसा 2 रुपियाँ अहिले दिएन, यो 2 महिना पछि दिइरहेछ। सो कहीं न कहीं 2 लाख रुपियाँ मागेको थिए, 25,000 रुपियाँ मैले एक्स्ट्रा पाएँ र 2,000 रुपियाँ मैले पाउन सकिनँ। नेटमा मैले कति पैसा रिसिभ गरे होला? 2,23,000 रिसिभ गरे होला, हो कि होइन? एउटा शेयर होल्डर जसले 1000 शेयर होल्ड गरेको त्यसले चाहिँ यो 2 रुपियाँ अहिले दिएन, एरियरमा हाल्दियो। अर्को शेयर होल्डर उसले यस बेलाको पैसा त दियो, त्यस फ्युचरमा आउने पैसा पनि उसले एडभान्समा दिइहाल्यो। जो 10,000 शेयरमा 2.5 रुपियाँको दरले उसले एडभान्समा दिइहाल्यो। सेन्स मैले 2 लाख पाउनु पर्ने ठाउँमा 2,000 पाइन र 25,000 एक्स्ट्रा पाएँ। नेटमा मैले कति पाएँ त? 2,23,000। तो यो एन्ट्री गर्ने बेलामा यहाँ विवेक पुर्याउनु जरुरी छ। हामीले के गर्छौं? अफ कोर्स यो क्याल्कुलेसनहरु गर्नु जरुरी छैन, नगरिकन पनि हामीले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं, किनभने हामीले रिस्पेक्टिभ लाइन आइटमको अगेन्स्ट कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यो रिस्पेक्टिभ लाइन आइटमको अगेन्स्ट के अमाउन्ट इन्फर्मेसन दिएको छ कि एउटा शेयर 10,000 शेयर वाला छ जसले चाहिँ पैसा दिएको छैन, अर्को चाहिँ एउटा 10,000 शेयर वाला छ जसले चाहिँ एडभान्समा पैसा दिएको छ, अर्को चाहिँ 1,000 शेयर वाला छ जसले चाहिँ दिएको छ। हामीले एन्ट्री पास गर्दाखेरि बैंक एकाउन्टलाई यतिकै छोड्दियौ अहिलेको लागि, यो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा राखौं, राइट? कल्स इन एरियर पैसा दिदैन भने हामीले कल्स इन एरियरलाई डेबिट गर्छौं। सो कल्स इन एरियरलाई डेबिट गरिदिनुस्। टु इक्विटी शेयर फर्स्ट कल याद गर्नुस्, हामी यो फर्स्ट कल, अलॉटमेन्ट अकाउन्ट, सेकेन्ड कल, यी अकाउन्टहरु त
जति पैसा डेबिट गरे आउँछ त्यतिकै पैसा हामीले क्रेडिट गरेर रोकिदिएको हुन्छ, राइट? र सँगसँगै कसैले एडभान्समा पैसा दियो भने त्यसलाई पनि हामीले कल्स इन एडभान्स एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ एकजनाले 10,000 शेयरमा फ्युचरको 2.5 रुपियाँ दिनेवाला छ, सो 25,000। अर्को एकजनाले जसले 1,000 शेयर लिएको छ त्यसले 2 रुपियाँ दिइरहेको छैन, त्यो 2,000। सो यो केसमा ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आफै त्यो 2,23,000 क्लियर छ। त्यो सानो वर्किङ नोट गरिराख्नु परेन, हामीले यतिकै पनि गर्न सक्छौँ, क्लियर छ। ल अब हामीलाई थाहा छ कि हामी अर्को कल कति बेला माग्छौँ, व्हेन विल बी डिमान्डिङ द फाइनल कल। 3 महिना पछि यो पैसा यो मागिसकेको 3 महिना आफ्टर 3 months बल्ल हामीले फाइनल कल माग्न जान्छौँ। र यो व्यक्ति जसले एरियर गरेको थियो नि त्यसले 2 महिना पछि पैसा दियो, पहिला त कल्स इन एरियरको रिसिभ भइरह होला, त्यसपछि फाइनल कलको सिचुएसन आइरह होला। सो कल्स इन एरियर जुन थियो त्यो आफ्टर 2 months मैले रिसिभ गरेँ, तर रिसिभ गर्दाखेरि यो बैंक एकाउन्ट डेबिट 2,000 को पैसा मात्र रिसिभ गरिन, प्लस इन्ट्रेस्ट पनि रिसिभ गरे। र त्यो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति थियो भनेर हामीलाई क्वेशनले दिएको छैन, त्यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, एज्युमिङ या यहाँ यसरी लेख्नुहोस्, इंटरेस्ट, इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन calls in arrear has been calculated as per rate prescribed in table F. That is कति परसेंट छ त्यो, कति छ त्यो 10% पर त्यो लेख्नु। यो लेख्यो भने हामीलाई अब सजिलो भयो, हामीले यहाँ टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गर्न सक्छौँ। यसको क्याल्कुलेसन कति होला, यही 2,000 मा 10% को दरले कति महीना पछि पैसा दिइरहेछ, कितने महीने के बाद पैसा दे, 2 महीने के बाद पैसा देगा तो कितना होगा 2 महीने का इंटरेस्ट, 2,000 रुपए में। बोलो 33.3433। एक मिनट, फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 3 months from first call was made full, sorry language equity power by all the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. The final call was made after 3 months from the first call was made. So final call was made after 3 months from first call was fully paid, except a shareholder having 1,000 share who paid his due amount after 3 months along with the interest on call scenario. Final call senior I think final मा छ नि। त्यही चीजको अलि के लेख्दा फाइनल सर यहाँ अपोजिट भएन सर, त्यो तलको एक मिनट मेरो भाइ रुक न। नर्मली इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि अलिकता ल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ हामीलाई। यहाँ के भनिरहेछ हेर्नुहोस् है, the final call was made after 3 months from first call was fully paid, except a shareholder having 1,000 share who paid his due amount after 3 months. अब यो एक्सेप्ट भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो फाइनल कल को लागि भनेको छ, which I read it as यो फर्स्ट कल को लागि त्यो शेयर होल्डरले पैसा दिएको छैन भनेर मैले मानिलिएको मतलब बुझिहालेको थिएँ त्यसलाई। तर एक्चुअलीमा उसले भन्न खोजिरहेछ यो फाइनल कल को कुरा गरिरहेछ। फाइनल कल जो कि 3 महिना पछि मागियो त्यसमा एउटा शेयर होल्डर बाहेक सबैले पेमेन्ट गर्यो।
फर्स्ट कल मागेको 3 महिनापछि फाइनल कल मागे जसमा सबैजनाले पे गरिदियो एक्सेप्ट एउटा शेयर होल्डर जसले 1000 रुपैयाँ पे गरेन 1000 शेयर्समा पैसा पेमेन्ट गरेन जो कि 2 महिनापछि पे गर्यो सो माई मिस्टेक है मैले चाहिँ यसलाई यहाँ करेक्ट गरौँ मैले यो मानेको थिएँ कि यसले नै पैसा दिएन त्यो केसमा त हामीले यो सब केही गर्नु परेन हैन यो सब केही गर्नु परेन पाठ गर्नु परेन मात्र यहाँ तपाई 2,25,000 लेख्नुस् क्लियर र त्यसो भए यो पार्ट पनि जरुरी भएन अहिले त मैले फर्स्ट मानौ तर यही क्वेशनमा फर्स्ट कलकै बेलामा यो पूरा भइदिएको भए हामीले जुन अहिले गरिराछौं त्यो सब गर्नु पर्थ्यो होला एउटा शेयर होल्डरले एडभान्समा दिइहाल्यो र अर्को शेयर होल्डरले पैसै दिएन त्यो 2 महिना पछि गएर बल्ल दियो त्यो भएको भए हामीले जुन अहिले यहाँ गरेका थियौं त्यही पार्ट त्यही चीज गर्ने थियो It was my mistake. I read it as if first call में उल्ले एक जनाले पैसा दिएको छ चलिए जी कोई बात नहीं अब आएर हामीले फाइनल कल माग्छौं र फाइनल कल माग्दाखेरि फाइनल कल को डिमान्ड गर्दाखेरि हामीले कसरी इन्ट्री गर्छौं हामीले थाहा छ शेयर या इक्विटी शेयर फाइनल कल अकाउंट debit to equity share capital account फाइनल कल कति रुपैयाँको छ 2.5 रुपैयाँको छ 2,50,000 अब यसको पैसा अफ कोर्स यो 3 महिना पछि हामीले गरिराछौं यो बेलामा एक त 25,000 पहिला नै पाइसकेको थियो त्यो पैसा त हामी पाउँदैनौं नि सो मैले बैंक अकाउन्टलाई डेबिट गरे 2.5 लाख मागिरहेको थिए तर त्यसमध्ये कॉल्स इन एडभान्स पहिला नै जो कि पहिला नै मैले क्रेडिट गरेर राखेको थियो किनभने त्यो फ्युचर को अगेन्स्ट पाएको एक्स्ट्रा पैसा थियो यो कॉल्स इन एडभान्स ले गर्दा मेरो यसपालिको रिसिभ त कम हुन्छ त्यो 2,50,000 मागेकोमा 25,000 त पहिला नै पाइसकेको छ ब्यालेन्स पाउँछु म टु इक्विटी शेयर फाइनल कल है 2,50,000 मागेको थिए त्यसमध्ये 25,000 मैले पास्टमै पाइसकेको छु आज भन्दा 3 महिना पहिला नै पाइसकेको छु मागे 2,25,000 पाउनु पर्ने तर त्यसमा पनि एउटा शेयर होल्डरले जसले 1,000 शेयर्स होल्ड गरेको छ त्यसले पनि मलाई पैसा दिएन त्यसले 2,000 रुपैयाँ मलाई दिएन सरी 2,500 रुपैयाँ मलाई दिएन 1,000 शेयरमा 2.5 रुपैयाँको दरले अहिले दिएन यो 2 महिना पछि मलाई दिन्छ मैले नेटमा कति पैसा रिसिभ गरे त 2,50,000 को ठाउँमा नेटमा कति पैसा रिसिभ गरे 2,22,500 अब यो 3 मन्थ्स पहिला थियो यो 3 मन्थ्स पछि रिसिभ भइराछ भने यो शेयर होल्डरले मिस्टर नायरले जसले 3 महिना पहिला नै पैसा जम्मा गरेको थियो त्यसले हामीले ब्याज दिनुपर्छ है र यो व्यक्ति जुन कल्स इन एरियामा बसेको छ योसँग ब्याज म चार्ज गर्छु तर यसले पैसा जब हामीलाई पेमेन्ट गर्न आउँछ त्यसबेला हामीले यसलाई चार्ज गर्छौं यसले चाहिँ 2 महिना पछि पेमेन्ट गर्न आउँछ भनेको छ र यो त हामीलाई थाहै छ कि यो इन्स्टलमेन्ट देखि लिएर यो इन्स्टलमेन्ट सम्मको बीचमा 3 महिनाको ग्याप छ अब आएर यस पोइन्ट अफ टाइममा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो पहिला त 3 महिना बितिसकेको छ सेम डेटमा यही डेटमा अन सेम डेट 3 महिना बितिसकेको हुनाले यो कल्स इन एरियर वाला 25,000 लाई तपाई ब्याज दिनुस् त्यो ब्याज दिनु भनेको त कम्पनीको लागि एक्सपेन्स छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो नि मैले कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यही 25,000 मा मैक्सिमम 12% को दरले 3 महीना को इंटरेस्ट लिख दिनुस् कहीं नोट में कि सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट not given we have assumed rate prescribed in table F सीधा यो नोट में कहीं ना कहीं लिख दिनुहोस् ताकि समस्या नहोस् हामीलाई
ल यो भनेको कति हुन आउँछ 750 रुपैयाँ 750 हामीले इन्ट्रेस्ट दियो सेम डेटमा। तर यो कल्स इन एरियर यस बेलामा हामीले पाउनु पर्ने पैसा पाएछ भने यसको 2 महिनापछि आफ्टर 2 मन्थ हामीले पाइरहेछ। यो पाउँदाखेरि हामीले ब्याज चार्ज गर्छ। यसको एन्ट्री कसरी गर्नुहुन्छ? बैंक अकाउंट डेबिट, ये 2500 रुपया तो हमको चाहिए प्लस ब्याज भी चाहिए। सो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2500 2 इंटरेस्ट ત્યાં एक्सपेन्स थियो भने यहाँ इंटरेस्ट इनकम कति 2500 में अगेन टेबल के अनुसार जाने हो भने 2500 में 2500 में 10% को दरले भन्नुस् कति हुन जाउँछ 2 महिनाको ब्याज कति हुन्छ 41.67 मैंने राउंड अफ गर्दै मानौ 42 रुपीस लेखिदिनु होला कि राउन्डेड अफ है। सो मैले 2542 रुपैयाँ पाएँ। क्लियर छ? तर मैले जुन योभन्दा पहिला गरिरहेको थिएँ याजिफ मानौ फर्स्ट कलमा कुनै मान्छे मिस गरिदियो एउटा मान्छेले एडभान्स दियो अर्को मान्छेले मिस गरिदियो भने जुन हामीले योभन्दा पहिला गरिरहेको थियौँ त्यही अनुसार गर्ने। यो क्वेसनमा चाहिँ एक्चुअलीमा यसले फाइनल कलको बेलामा मिस गरेको कुरा गरिरहेछ। यति भइसके पश्चात अब मानौ यो सबै एउटै आर्थिक वर्षमा भएको छ भने एडभान्सको पनि ट्रिटमेन्ट भइसक्यो एरियरको पनि ट्रिटमेन्ट भइसक्यो। अब इभेन्चुअली त कुनै एडभान्स र एरियर त रहेन नि। तर हेर्नुस् न जब एडभान्समा पाउनु भएको थियो यहाँ एडभान्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुभएको थियो यहाँ फेरि एडभान्स अकाउन्टले डेबिट गर्नुभयो त यो अकाउन्ट त क्यान्सल भइहाल्यो नि। त्यस्तै एरियरले यहाँ डेबिट गर्नुभएको थियो यहाँ एरियरलाई क्रेडिट गर्नुभयो यो एरियर अकाउन्ट पनि कहीँ न कहीँ अब क्यान्सल भइहाल्यो। अब मलाई कसैले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन भन्यो भने त्यसको नोट बनाउनु भन्यो भने अथराइज शेयर क्यापिटल इस्युड एन्ड सब्सक्राइब शेयर क्यापिटल र पेड अप गर्दाखेरि यो बीच भित्र भएको आर्थिक वर्ष भित्र भएको एरियर त्यो पनि पछि आएर पैसा आइदिनु एडभान्स त्यो पनि पछि गएर एडजस्ट भइदिनु यो सबै कुरालाई फेरि उल्लेख गर्नु जरुरी छैन किनभने अब आएर त फुल्ली पेड भइसक्यो नि सबैजना पुरै 1 लाख शेयर अब फुल्ली पेड भयो कि भएन सीधा तपाईं पेड अप शेयर क्यापिटलमा लेखिदिनुहुन्छ 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each सीधा 10 लाख रुपए। वो सब कहानी था वो रिस्पेक्टिव डेटों में था लेकिन बैलेंस शीट डेट पे आते आते ऑन बैलेंस शीट डेट इट हैज नाउ फुल्ली पेड। सो 10 लाख पूरा अमाउन्ट क्लियर छ? माथिको त्यो अथराइजहरु त्यो लेख्नु पर्दैन। ए भाइ प्रवीण कस्तो क्वेशन तिमी उठाउँछौ यार लेख्नु पर्छ नि क्वेशनमा दिएको छ भने जहिले पनि लेख्नु पर्छ। मैले तपाईले के कम्पनीज एक्ट को शेड्युल्स को कानुनमा लेखेको छ त्यो लेख्नु पर्छ त्यो गर्दा लेख्नै पर्छ नि। अब क्वेशनमा यदि इन्फर्मेसन छैन भने हामी यतिकै छोड्दिन्छौँ ब्ल्याङ्क छोड्दिन्छौँ थाहै छैन नि कति छ। सर यो इन्ट्रेस्ट को एन्ट्री कहिले गर्ने एकचोटी फेरि भन्दिनु न कुन इन्ट्रेस्ट को कहिले गर्ने? यो इन्ट्रेस्ट जब कल्स इन एडभान्स एडजस्ट भइरा हुन्छ त्यही बेलामा जो कि फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल को बीचमा ग्याप कति छ 3 महिनाको छ नि। 3 महिनाको लागि इन्ट्रेस्ट जब एडजस्टमेन्ट भइराछ त्यस बेलामा चार्ज गर्ने प्रोवाइड गर्ने। त्यो एडजस्टमेन्ट कहिले भइराछ फर्स्ट कल को बेलामा भइराछ त्यसैले फर्स्ट कल को बेलामा यो गर्ने। यो कल्स इन एरियरबाट आएको कल्स इन एरियरमा जुन अमाउन्ट ड्यू थियो त्यो ड्यू अमाउन्ट चाहिँ हामी कब पाइराछ फर्स्ट कल भइसके पछि 2 महिना पछि पाइराछ। सो आफ्टर 2 मन्थ यसलाई इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने। ओके सर इट्स अ प्रवीण बुझ्यो? सर यो ब्यालेन्स सिट बनाउन त क्वेशनले गर्नुपर्छ है भनेपछि मात्रै गर्ने हो। मैले त्यतिकै बुझाइरहेको छु क्वेशनले जर्नल एन्ट्री मात्रै भन्नु जर्नल एन्ट्री मात्रै गर्ने। क्वेशनले क्याश बुक बनाउनुस् र जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्यो भने क्याश बुक र जर्नल एन्ट्री बनाउनु। यहाँ जहाँ जहाँ बैंक को एन्ट्री थियो नि फेरि यता लेफ्टतिर लगे तपाईलाई क्याश बुक बनाउनु परेको भए यो जान्थ्यो क्याश बुकमा जान्थ्यो कि जान्थेन यो एन्ट्री जान्थ्यो क्याश बुकमा यो जर्नल प्रोपर को रूपमा रहन्थ्यो यो जर्नल प्रोपर को रूपमा रहन्थ्यो यो जर्नल प्रोपर को रूपमा रहन्थ्यो। यस दुईटा पार्ट छ एउटा क्याश बुकमा जान्छ यो बैंक र इक्विटी शेयर क्यापिटलमा जति पैसा आइरहेछ अर्को चाहिँ एउटा यो पुरै क्याश बुकमै जान्छ बिकज पुरै 2,25,000 बैंकसँग रिलेटेड छ र अर्को दुवै अफसेटिङ अकाउन्ट दिएकै छ।
क्यास बुकमा हामी देखाउँथ्यौँ यो यसको लागि जर्नल प्रोपर बनाउँथ्यौँ सर एउटा त्यो इलिस्ट्रेसन 6 मा थियो जस्तै लास्टमा दिएको छ रेकर्ड जर्नल इन द बुक्स अफ कम्पनी टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन इन कनेक्सन विथ इस्यु अफ सेयर सर यसमा के हुन्छ अलटमेन्टसँग मात्रै रेकर्ड भएको छ त्यो के हुन्छ कलको रेकर्ड गर्ने कि त्यसपछिको डिटेलै दिएको छैन नि कि फर्स्ट कलमा कति मागेको छ सेकेन्ड कलमा कति मागेको छ र कुन डेटमा सर, मागेको छ यदि balance- भनेको भए त्यो पनि गर्थ्यौँ सर भने छैन त त्यो जति एमाउन्ट जस्तै 75 बाँकी छ त्यो त आफै बुझ्न सक्छ नि त्यो कलमा होला तर कहिले कहिले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर लेख्न सक्दैन कहिले माग्ने त्यही त कुन डेटमा माग्ने एज्युम गरिदिनुस् एज्युमिङ दैट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल वेयर आल्सो आस्क्ड आफ्टर 2 months फ्रम अलॉटमेन्ट अनि लेखिदिनुस् त्यहाँ अलॉटमेन्ट पछि गरे के फरक परिहाल्छ तर थाहा छ नि त्यसको एकाउन्टिङ इन्ट्री त्यसरी हुन्छ भनेर सर एउटा कुरा भन्नु त कुनै पनि कम्पनीले जस्तै त्यसले 100 रुपियाँको सेयर इस्यु गर्यो उसले फर्स्टमा एप्लिकेसन माग्यो अलटमेन्टमा माग्यो त्यसले अलटमेन्टसँग मात्रै मागेर पैसा राख्न सक्छ त्यसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल नमाग्न सक्छ धेरै दिन पछि माग्न सक्छ नमाग्न होइन मानौ सर यो फर्स्ट एन्ड फाइनलको माग्छ किन सर किन माग्छ यहाँ त्यही यार जब 100 रुपियाँ को शेयर को इन्स्टलमेन्ट में मंगाउने काम भयो शेयर होल्डर मिलेर कंपनी बनेको छ शेयर होल्डरले नै पैसा दिन्छ शेयर होल्डरलाई सबै थाहा छ कि यो पैसा मेरो कम्पनीमा गएपछि कसरी युज भइराछ भन्ने कुराको जवाबदेही चाहिँ डाइरेक्टरहरुसँग शेयर होल्डरले एस्टाब्लिश गरेको हुन्छ उसले थाहा छ नि यार फर्स्ट कल मैले माग्नु भन्दा पहिला उठाएको पैसा त मैले कम से कम युज गरिहालौं अब मैले प्लान्ट फ्याक्ट्री सेटअप गरिरहेको छु र एउटा यस्तो फ्याक्ट्री सेटअप गर्नलाई 3 वर्ष लाग्छ म एकैचोटी 3 वर्ष लाग्ने पैसा एकैचोटी मंगाइहालु त नेट सेन्स त बन्दैन नि पहिला एप्लिकेसन मंगाए एप्लिकेसनको पैसा खर्च गरे फेरि अलटमेन्टमा मंगाए त्यो पैसा खर्च गरे त्यसपछि फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल थर्ड कल कति इन्स्टलमेन्ट बनाउनु त्यति इन्स्टलमेन्ट बनाउनुस् तपाई कसैले रोकेको थोरै नै छ तपाईलाई ए थर्ड कल फोर्थ कल पनि हुन्छ सर ऑफ कोर्स हो सकता है जब जब पैसे चाहिए तब तब मंगाओ ना पहले मंगा के क्या करोगे अचार डालोगे उसमें धूप में सुखाओगे तेल और मसाला डाल के हाँ सर अगर उसे जरूरत नहीं है आगे जरूरत नहीं है अगर उसने नहीं मांगा तो सर जब वो शेयर का मींस रिटर्न तो देगा शेयर होल्डर को उसका वैल्यू मतलब तो वो पूरा 100 का देगा कि जितना उसने मांगा हो उतना अच्छी बात है कंपनी में शेयर होल्डर ने पूंजी लगाया उस पूंजी से व्यापार हुआ तो उससे प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट फिर बटेगा शेयर होल्डर में बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उस लोगों ने पैसे लगाए होंगे उसी रेशियो में बटेगा नहीं सर एज अ नॉर्मल एक शेयर का 100 रुपया होता है उसने कितना भी शेयर किना हो पर उसका रेशियो तो 100 के हिसाब से ही होगा ना तो उसने पैसा जब मांगा होगा तो मानिए उसने 50 का दर से ले लिया 50 बाकी है उसको सभी शेयर होल्डर ने 50 ही दिया होगा ना सभी ने 50 दिया होगा सभी ने 50 दिया त्यही भनिरहेको छु सर उसले सबैसँग 50-50 को दरले लियो होला कसैले जति पनि शेयर किन्योस् तर त्यसको 100 को अमाउन्टले होला मल्टिपल अफ 100 अब उसले लिँदाखेरि मल्टिपल अफ 50 लिएछ मल्टिपल अफ 50 लिन बाँकी छ जब सर उसले 50 मानु उसले लिए लिएन उसँग मागेन उसले जति बेला प्रॉफिट जुन डिस्ट्रिब्युसन गर्छ त्यो 100 को दरले गर्छ कि यो 50 लिएको दरले गर्छ अब तुम हमको एक चीज बताओ तुम एक चीज बताओ दस शेयर होल्डर है ठीक है 10 शेयर होल्डर है और सब लोगों को 100 रुपये देने थे कितने हुए 8 9 10 इन लोगों ने 100 ना दे के 50-50 दिया कंपनी का सब कुछ काट कूट के प्रॉफिट हुआ 500 रुपये ये शेयर होल्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये सब नाम था शेयर होल्डर इस 500 रुपया को हमको बांटना है मैं इस वाले रेशियो से बांटू या इस वाले रेशियो से बांटू रेशियो तो योटे होता है शेयर होल्डर को सेम पैसे मिलेगा कि शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा अगर हम रेशियो चेंज कर देते हैं 100 की नहीं सर वो तो पैसा सुनो मेरी बात पहले सुनो ना मैं जो बोलता हूँ उसी का हाँ ना में जवाब दो सेम जाएगा कि ज्यादा कम चला जाएगा सब तरफ सेम जाएगा ना हाँ लेकिन उसमें से मानो एक शेयर होल्डर ऐसा था सभी ने 50-50 रुपया दिया था एक शेयर होल्डर ने एरियर कर दिया था
50 की जगह पे 10 रुपया कम दिया था, सिर्फ 40 रुपया दिया था। उस केस में अगर हम ये वाला रेशियो पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट को बांट देता हूं तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं अनफेयर? होगा कि नहीं बताओ? तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, भैया जिसने जितना पैसा लागू दिया है ना, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके आधार में हम शेयर बांट देते हैं, प्रॉफिट को बांट देते हैं। एक ने 40 किया है, बाकी 9 लोगों ने 50-50 किया है, तो 450 प्लस 50 40 490। हम लोग क्या कहेंगे, 500 का प्रॉफिट हुआ है 490 के हिसाब से, तो 1 रुपये का प्रॉफिट कितना होगा, और उस हिसाब से जिसने 50 लगाया होगा 50 को पाएगा, जिसने 40 लगाया होगा 40 के हिसाब से पाएगा। जब भी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड तो ये है ना, इसलिए हम लोग सीधा देखेंगे जिसने जितना पैसा दिया है अभी तक। अगर किसी का एरियर है तो उसको ऐसा नहीं कि 50 रुपया सबसे मांग लिया गया था तो सबको 50 के दर से दिया जाता है। जिसने जितना दिया है उतने के ही बराबर का रिटर्न प्रॉफिट के रूप में उसको मिलेगा। ये सब जिम्मेवारी डायरेक्टर का है। डायरेक्टर कैलकुलेशन अच्छे से करेगा, करवाएगा, इंश्योर करेगा, जिसने जितना पैसा लगाया उतना ही। लोन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लिखा जाता है डिविडेंड एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर शेयर ऑफ रुपीज इतना। अब इतने रुपए जिसने पेमेंट किया होगा उसको इतना मिलेगा, इसका हाफ जिसने पेमेंट किया होगा डिविडेंड भी हाफ ही मिलेगा उसको। समझ में आया सुमे सब? जी सर। सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये था, मानिए ये 10 लोग है, 600 दे रहा है, ये 500 को बटेगा तो 50-50 जाएगा। तो डायरेक्टर तो ये भी सोच सकता है कि 100 ले रहा हूँ, अभी तो 50-50 ही पाया हूँ, तो आधा प्रॉफिट रख के जो 50-50 इन लोगों को प्रॉफिट दे रहा हूँ उनका 50 रुपया ही लिया हूँ, इसलिए आधा प्रॉफिट ही बांटता हूँ, 25-25 ही देता हूँ, 25 रख लेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। डायरेक्टर जो प्रॉफिट बांटता है, ये 500 रुपया का प्रॉफिट किस पैसे से की बेसिस पे कमाया? 50 की बेसिस पे ही कमाया है ना। 100 तो कमिट किया था, लेकिन कमाई किस पैसे से हुआ है? उतने ही से हुआ है ना जितना पैसा डाला गया था। तो डायरेक्टर ऐसे क्यों बोल देगा इसमें आधा पैसा तो अपने आप आ गया और आधा पैसा शेयर होल्डर के पैसे से आया? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो लॉजिक भी नहीं है ना। आखिर ये मेरा कंपनी है, इस कंपनी में जितना सोर्सेज हम जितने फंड लगाए हैं उसी फंड से ना काम हुआ है, उसी फंड से ना प्रॉफिट कमाए हम लोगों ने। वही प्रॉफिट 500 रुपये है। ये थोड़ी ना बोला जाएगा इस 500 में हाफ प्रॉफिट तो भाई अपने आप हवा में उड़ के आ गया, या डायरेक्टर ने ऐसे ही जादू करके ले आया, और आधा इनके कैपिटल की वजह से आया, जिससे आधा बांटो। जो भी आया है इसी पूंजी से आया है, इसी पूंजी। अब वो पैसा डिविडेंड के रूप में बांटना नहीं बांटना वो डायरेक्टर का डिसीजन है। डायरेक्टर सोचेगा कि नहीं ये पैसे को अभी बांटते नहीं, इस पैसे को रखते हैं कंपनी में, इस पैसे से और इन्वेस्टमेंट करेंगे और कमाएंगे, बाद में जाके 4-5 साल के बाद तब शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड बांटेंगे। वो सोच सकता है, लेकिन वो सोचते समय उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। एजीएम में जाके डायरेक्टर बोलेगा व्हाई डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू रिटेन दैट प्रॉफिट and not distributed that amount to the shareholder. What is the justification behind that decision taken by director? Director has to convince each shareholder there, because shareholder will be raising question. मैंने तो पैसा लगा के घर पे बैठा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आप डिविडेंड बांटोगे, आपने तो डिविडेंड बांटा ही नहीं, क्यों नहीं बांटा बताओ? पूछेगा वैसे, जवाब देना पड़ेगा। हम इस वजह से नहीं बांटे सर, क्योंकि आपका कंपनी ग्रो कर रहा है, आपकी कंपनी की ग्रोथ में और पैसे की जरूरत है। अब ये पैसा आप ले जाओगे तो फिर पैसे की जरूरत होगा तो हम कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन लेने जाएंगे, फिर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। इससे अच्छा इसी पैसा को रहने दीजिए, इस पैसे को फिर से यूज किया जाएगा, फिर से री इन्वेस्ट होगा बिजनेस के अंदर, फिर प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तब ज्यादा डिविडेंड लीजिएगा, शेयरहोल्डर भी खुश हो जाएगा उसको। तो डायरेक्टर डिसाइड करता है डिविडेंड बांटना है कि नहीं। डिसाइड क्या बोलते हैं, वो प्रपोज करता है, लेकिन वो प्रपोज करने के बाद ही वो शेयर होल्डर उस डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है। नॉर्मली बाद में जाके पढ़ोगे डायरेक्टर क्या करता है, डिविडेंड बांटना है कि नहीं, डिविडेंड बांटने के लिए डायरेक्टर का प्रपोजल आना जरूरी है। अगर डायरेक्टर ने बोल दिया डिविडेंड नहीं बटेगा, शेयर होल्डर आके नहीं बोल सकता है कि डिविडेंड बांटो, बोल ही नहीं सकता, शेयर होल्डर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर डायरेक्टर प्रपोज करता है डिविडेंड बटना चाहिए, वहां पे शेयर होल्डर आके ये बोल सकता है कि नहीं मत बांटो, या आधा बांटो, हाफ बांटो। तो इसका मतलब डायरेक्टर का प्रपोजल के ऊपर शेयर होल्डर कम कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है, लेकिन शेयर होल्डर बढ़ा नहीं सकता।
या शेयर होल्डर देने के लिए अगर डायरेक्टर बोलता नहीं देना है, शेयर होल्डर बोल के नहीं देना है, ये नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के कानून में लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं अब। सुमेश सर समझिए। समझिए ना, वैसे मत सोचो। नॉर्मली जब भी रिटर्न आता है ना तो लिखा होता है, आप कहीं आगे जाके किताब में कहीं पढ़ोगे, वहां लिखा होता है जिसने पूरा पेमेंट किया उसको इतना रुपया डिविडेंड मिलेगा, जिसने पार्शियली पेमेंट किया है उसको इतना मिलेगा। ऐसे करके डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड भी बांटते हैं। तो आगे बढ़ो। कोई अब किसी को डाउट तो नहीं है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस जैसे सिचुएशनों में और उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड सिचुएशन में? है कि नहीं है, बताओ ना। नहीं है, चलो वेरी गुड। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है ना, ये कहा जाता है, पता नहीं, व्हाइट स्क्रीन से आंख पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को पता है ना? हाँ सर अब सबै च्याप्टर सकियो भने अहिले भन्नुहुन्छ। व्हाइट में बड़ी त्यसैले त म ब्ल्याक युज भल्ला त गरिरहेको सुरु थिएँ। गर्नुभयो। त्यसैले ब्ल्याक वाला मैले गरेको थिएँ। Black is कुरा त हो considered to सर। be less impacting eyes. White is considered to be high impacting eyes. ए मलाई लागि त्यो बुझ्नुको मागे। हाँ है ना, बोर्ड बोर्ड किन पूरा स्क्रीन ए नर्मली मोबाइलहरुमा थीम आउँछ नि हेर्नु न आजकल। अहिले मोबाइलको लाइट पनि हाई छ सर। मोबाइल एमोलेड स्क्रिनमा यसमा जस्तोमा चार्ज पनि बढिसक्छ, ब्ल्याकमा हुँदा अलि चार्ज पनि कम सक्छ। हो सर हो। तुम लोग को जनरल नॉलेज भी दे रहे हैं फ्री में। अब बताओ, जनरल नॉलेज के लिए खान चाचा का, खान सर का क्लास लेना पड़ेगा तुम्हें। अब कुरा आउँछ यही यस्तै सिचुएसनहरुमा जहाँ शेयर होल्डरले तिर्नुपर्ने पैसा तिरेन, एरियर गरिदियो। अब एरियर गरेपछि कम्पनीले बारम्बार फोन गरिरहेछ, शेयर होल्डरलाई इन्फर्म गरिरहेछ, लेटर पठाइरहेछ, भनिरहेछ कि सर आपने इतने पैसे देने थे, नहीं दिए सर, कब दीजिएगा कब दीजिएगा। बहुत बार विनती कर लिए, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं देगा। तो कंपनी के पास राइट होता है उस शेयर को फोरफिट करने का। राइट, इन द सिचुएशन व्हेन शेयर होल्डर, in a situation where shareholder does not honor the commitment given by him or her at the time of subscription of shares, जब उसने शेयर सब्सक्राइब किया उस समय उसने कमिट किया था कि हाँ 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए दूंगा मैं आपको, but in different calls he defaulted to make that payment and hence calls was in arrear. After a series of reminder to him, still he has not made that payment. In that circumstances, company does have right to forfeit that share. अब बताओ क्या होगा। आप स्कीम की बात करो, मैं एक शेयर होल्डर की बात करता हूं और की नहीं। मानो एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर्स ऑन किया था, तो पतला करने से भी अब चलेगा, 1000 शेयर्स ऑन किया था और पर शेयर फेस वैल्यू मानो 100 रुपए थे, है ना। इसके 3 इंस्टॉलमेंट करते हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए फर्स्ट अलॉटमेंट के समय और 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। और तीनों मांग चुके हैं, तीनों मांगे हैं। ये तो उसने एप्लीकेशन के समय ही दिया था, अलॉटमेंट वाला पैसा दिया, लेकिन ये वाला पैसा वो मिस कर गया, नहीं दिया है। और हम 5 महीने तक, 5 मंथ तक वेट किए, स्टिल नॉट रिसीव्ड। अब उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगा, ये शेयर जो 1000 उसको दिया हुआ है जो फोरफिट कर लेगा। फोरफिट करने के बाद वो शेयर कंपनी के पास, शेयर होल्डर से जब्त होके कंपनी के पास आ गया। अब वो शेयर एज इट इज तो रखेगा नहीं, या उस शेयर को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करेगा तो इस शेयर होल्डर से क्या हुआ था, 50 रुपया तो हमको पहले से मिला हुआ था ना, यही 50 रुपया तो नहीं मिला है ना, ये 50 तो मिला हुआ है ना, ये 50 तो इसने दिया है। अब वो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो, आप याद करो, इधर शेयर कैपिटल, इधर बैंक बैलेंस, जितना पैसा आता है उतना ही बैंक में दिखता है कि नहीं, बताओ।
उतने हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, उतने बैंक में दिखाते हैं। अगर कोई कॉल्स इन एरियर होता है तो हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर माइनस कर देते हैं और उसी हिसाब से मेरा बैंक भी कम अमाउंट से ही आया होता है, कम अमाउंट से यहाँ दिख रहा होता है। जब भी ये दोनों साइड बराबर होता है। अब आपने क्या किया, ये 1000 शेयर जो जब्त कर रहे हैं वो आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ताकि अब ये शेयर नहीं रहा, यहाँ से हटा दे। लेकिन बैंक में तो 50 रुपया था ही ना, 50 रुपया आपने यहाँ से रिवर्स कर दिया, लेकिन बैंक में तो 50 रुपया आया हुआ था। ये 50 रुपया कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फायदा हो गया। अब इस फायदा को क्या ट्रीट करेगा, ये क्या बिजनेस करने से फायदा हुआ है या बिजनेस का नॉर्मल ट्रांजेक्शन से फायदा हुआ है? नहीं, ये तो सेपरेट दूसरे टाइप का फायदा है ना। इस फायदा को अब वो एक रिजर्व में ट्रांसफर करके रखेगा। तो यहाँ कैपिटल से वो 50 रुपया हटा के रिजर्व में ये 50 रुपया ट्रांसफर कर देगा, राइट। तब जाके बैलेंस शीट मैच किया। अब इस रिजर्व को कल के डेट में आप जो भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो उस पर्पस के लिए यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो शेयर है उसको फोरफिट करने के बाद कैंसिल नहीं करके, बल्कि अब दूसरे किसी आह्वान किया जाता है कि कोई आदमी को, भाई कंपनी के पास इतने फोरफिटेड शेयर हैं, कोई लेना चाहता है तो इतने रुपए में आके ले लो। उसको पता है कंपनी को, भाई 50 तो मिला ही हुआ था, 50 रुपया ही नहीं मिला हुआ है, चलो हम नए शेयर होल्डर को बोलते हैं कि तुम 80 रुपए में खरीद सकते हो। नए शेयर होल्डर को फायदा भी होगा क्योंकि 100 का चीज उसको 80 में मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी को सिर्फ 50 रुपया और चाहिए था, 80 रुपया मिल गया, 30 रुपया और आगे एक्स्ट्रा। तो कंपनी क्या करेगा, वो 80 रुपये में बेच रहा है, 80 रुपये में री इश्यू कर रहा है, लेकिन है वो शेयर 100 रुपये का ही। तो उस केस में यहाँ पे 50 रुपया शॉर्ट था, लेकिन उसको अब पूरा, जब नए शेयर होल्डर ने पूरे 80 रुपया दे के शेयर खरीद लिया तो 50 पहले से मिला था, 80 रुपया अब नए शेयर होल्डर से उठा लिया मैंने, तो मेरे पास तो 130 रुपया आ गया ना। अभी इस 130 रुपये में से शेयर का फेस वैल्यू तो सिर्फ 100 रुपया है, तो 30 रुपया तो एक से आ गया, वो एक्स्ट्रा 30 रुपया रिजर्व में जाके। इस तरह के सिचुएशंस को हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो अब हम लोगों को डिस्कस करना है। फॉरफिट कैसे करेंगे, फॉरफिट करेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, और कैंसिल कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर को तो उसको रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, नहीं कैंसिल करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब देखो, मानो इस शेयर की हम लोग बात करते हैं। पहले हमने 1000 शेयर वालों से पैसे मांगे, एप्लीकेशन के थ्रू आया होगा, तो आपने क्या एंट्री पास किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं सिर्फ 1000 शेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। तो 1000 शेयर, और हम लोग क्या लिखे थे, इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे मांगेंगे, ऊपर देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या माना हुआ है, 30 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया। ये एप्लीकेशन में आया, ये अलॉटमेंट में, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, राइट। तो 30, 20 और 50 के हिसाब से। तो 1000 पे 30 रुपया, 1000 इंटू 30, 30,000 रुपीज। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अगेन, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। नंबर 3, अलॉटमेंट की बात करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगेन डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। उसके बाद पैसे मंगाए, पैसे आ गए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। फर्स्ट कॉल मांग रहे हो आप, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। मांगे, इंतजार करते रहे, नहीं मिला पैसा, तो उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर। ये 50,000 टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50। ये स्कीम हमने सारा काम किया। अब क्या हुआ, इस डेट तक अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, मेरे बैलेंस शीट में मैं अभी टी फॉर्मेट में ही दिखाता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट कैसे दिखेगा, राइट। तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने इस तरीके से शेयर कैपिटल तो 1 लाख ही है, लेकिन इसमें कॉल्स इन एरियर करके है 50,000। सो नेट में 50,000 आप अपने बैलेंस शीट के इस साइड में दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट में इधर 50,000 आप दिखा रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ बैंक भी देखोगे तो बैंक में भी आपका 50,000 है। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ये तो मैं सिर्फ वो 1000 शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया उसी का सिर्फ ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये 1000 शेयर्स वाला था, इसके अलावा बाकी जितने भी शेयर्स होंगे उस शेयर्स का शेयर कैपिटल तो होगा ही, जो भी अमाउंट होगा, आई डोंट नो कितने शेयर्स थे, और उससे करस्पॉन्डिंग बैंक अमाउंट भी होगा ही। ये 2 चीज तो है ही, बाय डिफॉल्ट है ये 2 चीज, है ना। लेकिन ये 1000 शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट कर रहा है उसका अगर उसी का सिर्फ प्रोपोर्शन देखते हैं तो उसका 50,000 इधर लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, अब 50,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है एट बैंक। अब इस शेयर होल्डर को आप बोलते हो कि तुम 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक तुम्हारा इंतजार किया, तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम्हारा शेयर जब्त करता हूं। जब्त करने का मतलब मेरा अब ये लायबिलिटी एग्जिस्ट किया, बताओ मेरे ये कैपिटल अकाउंट अब किसी का शेयर जब्त कर लेते हैं, इसका मतलब अब वो मुझे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये मेरा लायबिलिटी अब नहीं रहा, बताओ नहीं रहा सर। तो हम लोग फॉर फ्यूचर के समय एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर मेरा ये एक तरफ तो मेरा ये लायबिलिटी नहीं रहा, शेयर कैपिटल में जो लिखा हुआ है वो लायबिलिटी नहीं रहा, तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने अमाउंट लिख के रखा हूं मैं, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया को डेबिट करके रखूंगा। दूसरी तरफ कॉल्स इन एरियर भी तो मैंने मिलेगा उम्मीद लगा के डेबिट बना के रखा हूँ, कॉल्स इन एरियर मिलेगा मुझे, अब मिलेगा करके उम्मीद बनाया हुआ था। 1 मिनट, हेलो, ये भी कॉल्स इन एरियर में हमको पैसा मिलेगा करके इंतजार करके बैठे हुए थे। अब ये भी जब फॉरफिट कर लोगे तो ये पैसा मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे ना। मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी अब जरूरी नहीं है, ये भी दोनों मैंने कैंसिल कर दिया, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करके, है ना। लेकिन रिसीवेबल 10,000 से आप हटा रहे हो, पेबल 1 लाख से हटा रहे हो, तो आपको फायदा मिल गया ना। इसको हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पूरे 50,000 को ट्रांसफर इट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एक तरह का हमारे पास रिजर्व है। अब इस शेयर को हम क्या करेंगे, कल के डेट में इसको कैंसिल कर देंगे या इसको री इशू करेंगे, उस पे डिपेंड करता है इस रिजर्व का क्या करना है। अगर कैंसिल करेंगे तो फिर ये शेयर फॉर फ्यूचर भी हमें जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग सीधा रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में या कोई रिजर्व, जो भी रिजर्व हम लोग के अंडरस्टैंडिंग होगा उस रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर इस वाले
को री इशू करेंगे तो हो सकता है री इशू में 100 रुपए का शेयर है, आप री इशू करते समय 100 से कम में लेस देन 100 में इस री इशू करोगे, तो इस 50,000 में से जितना भी डेफिसिट होगा वो डेफिसिट को कंपेंसेट करोगे आप। इसीलिए इस 50,000 को अभी रिजर्व में रखे रहो। री इशू के समय हम लोग देखेंगे अगर 100 का चीज 100 से कम में री इशू होता है तो डेफिसिट को वहां से एडजस्ट कर लेंगे, राइट। सो जब हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते समय क्या होगा आप ही सोचो ना, आपका 50,000 का तो फायदा हो गया, इस 50,000 के फायदा को हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा अमाउंट 50,000 हमारा रिजर्व में ट्रांसफर रीइशू करते हैं। मानो रीइशू एट 90 रुपीज करते हैं, तो हम तो 100 रुपए का शेयर है, 9 रुपए में हम रीइशू कर रहे हैं, तो 1,000 का मतलब मुझे 90,000 तो मिला ना। शेयर कैपिटल मेरा नए रीइशू करते समय 100 रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए, तो 1,000 शेयर 100 रुपए का ही है, लेकिन उसको हम डिस्काउंट में दे रहे हैं। क्यों डिस्काउंट में दे रहे हैं? ये सोचिए कि मेरे पास पहले से 50,000 तो बचा हुआ है, जितना में मान जाए शेयर होल्डर, उसने मानो 90 रुपए में मान गया, नया वाला 90 में इशू कर दी, तो इस शेयर फॉरफीचर में से 10,000 आप यूटिलाइज करोगे। शेयर फॉरफीचर में से जितना डेफिसिट है वो डेफिसिट यूटिलाइज करोगे, और बचा हुआ को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो देखा जाए तो 50,000 में से 10,000 यूटिलाइज हुआ और 40,000 कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50,000 ही लिखेंगे। तो नॉर्मली एंट्री यदि री इशू होता है तो उस समय हम लोग ये एंट्री पास कर देते हैं। नया कितना पैसा आ रहा है, पुराने फॉरफीटेड में कितने पैसे हैं, कैपिटलाइज कितना करना है, एक्स्ट्रा जो बच गया वो हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, राइट। इसको दो टुकड़े में भी कर सकते थे। एक तो रीइशू करते समय का एक एंट्री, भाई बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से जो 10,000 कम मिल रहा है वो आपके पास है ना 50,000 का रिजर्व, उसमें से एडजस्ट करो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये कर लेने के बाद अब आपको पता चलेगा मेरे पास 50,000 था, उसमें से 10 तो मैंने यूज कर लिया, अब मेरे पास 40 है, तो 40 का फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 40,000। यही दोनों एंट्री का कंबाइंड देखोगे आप, तो यहाँ पे है आपके पास। सर हाँ जी, त्यो फर्स्ट वाला गर्नु भने शेयर फॉरफीचर टु क्यापिटल रिजर्भ वाला त्यो इफ रिइस्यु गरेन भने त्यतिखेर त्यो एन्ट्री पास आउट गर्दिने, इफ रिइस्यु गरेछ भने त्यसलाई छोडेर यो साइड वाला गर्ने हैन। हो मैले दुईटा भने नि, या त म त्यो शेयरलाई क्यान्सलै गरिदिन्छु, क्यान्सलेसन भइहाल्यो, रिइस्यु गरेन त्यो बेला मात्रै यो गर्ने। क्यान्सलेसनको ठाउँमा रिइस्यु भइरहेछ भने यो सर। हाँ जी सर। सर कति टाइमसम्म सर त्यसले यदि दिएन भने हामी त्यसको शेयरलाई त्यो गर्छौँ सर, जफ्त गर्छौँ सर? लेखे हुन्छ कंपनीज को चार्टर्ड डॉक्यूमेंट में, कंपनी को आर्टिकल्स में लिखा हुन्छ कि जब पैसे मांगेंगे तो शेयर होल्डर जिसने जितना सब्सक्राइब किया है उतना देना पड़ेगा, नहीं देगा तो इतने महीने तक इंतजार होगा, उसके बाद फॉरफीचर होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, वो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, डायरेक्टर डिसाइड। सर वो जब्त हो जाएगा सर, उसके बाद यदि वो आएगा तो सर क्या किया जाए सर? आएगा तो उसको क्या करोगे? तुम रहते तो क्या करते हो? दे देते सर। पानी से रीइशू कर देना, पहले एक बार तो जब्त कर लिया, फिर रीइशू कर देना, उसी को रीइशू कर देना। अच्छा, कोई ले लिया सर, तब तक कोई ले लिया तो रीइशू सर तो उसका तो नहीं होगा। किसी और को दे दिया तो फिर तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं शेयर, तो कैसे दोगे उसको? हाँ ठीक है सर। सर जी एक बार ये लाइन फिर से बुझा दीजिए तो, कैंसिल वाला से और रीइश्यू वाला। मतलब जो शेयर हमने जब्त किया है उस शेयर को क्या कर सकते हैं? या तो उस शेयर को फाड़ फूड़ के फेंक दिया, कैंसिल ही कर दिया। अब कंपनी का शेयर में 1,000 शेयर है ही नहीं करके मान लिए, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ फॉरफीटेड शेयर। उस केस में तो मेरा ये फॉरफीचर अकाउंट में जो 50,000 रुपया बचा हुआ है, ये तो आप इसको तो खत्म करना पड़ा ना, हटाना पड़ा ना, इसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फॉरफीचर अकाउंट या क्रेडिट है, उसको डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर, राइट।
एक ऑप्शन है, ये कैंसिल करने का ऑप्शन है। अगर कंपनी शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को कैंसिल करती है तब ये काम करेगी। लेकिन अगर शेयर, फॉरफिटेड शेयर को कैंसिल नहीं करती है, उसके बदले में री इशू कर देती है, तो उस सिचुएशन में, उस री इशू वाला सिचुएशन में क्या होगा? हम जितना भी री इशू कर रहे हैं, जितना भी डेफिसिट हम लोग के पास बचा हुआ है, वो डेफिसिट अमाउंट एडजस्ट कर देंगे इसमें से, और उसके बाद जो बचा हुआ उसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। 100 रुपये वाला शेयर था ना, 90 में भेज दिया आपने, 10 रुपया तो यहाँ डेफिसिट है ना, 10 रुपया यहाँ एडजस्ट कर दो, 10,000 यहाँ एडजस्ट कर दो, बाकी 40 रिजर्व में, जो कि यहाँ सर यो क्यान्सल गर्दाखेरि अथराइज क्यापिटल पनि चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। अथराइज, नर्मली अथराइज त उसले अथराइज शेयर क्यापिटल इज समथिङ व्हिच इज which has been taken authorization from Ministry of Corporate Affairs that this company will have maximum this much of capital unless it has been increased, unless it is going to be increased. मानु के भन्छ, मैले जब रेजिस्ट्रेसन गराउँछु नि, अनि जति अथराइज क्यापिटल राखेर रेजिस्ट्रेसन गराउँछु त्यही अनुसारको मैले फीस जम्मा गरे हुन्छ। मैले 1 करोड अथराइज क्यापिटल भनेर मैले कम्पनीको दर्ता गराएको छु भने 1 करोडको अनुसार मैले जम्मा पैसा गरे हुन्छ, दाखिला गरे हुन्छ, त रेजिस्ट्रेसन फीस तिरे हुन्छ। त्यतिसम्म मेरो क्यापिटल मैक्सिमम रहन सक्छ मेरो कम्पनीको लाइफमा भनेर हामीले डिसाइड गर्यो। अब त्यसपछि मैले इस्यु गरेको शेयरलाई नै क्यान्सल गरिरहेको छु, अथराइज वाला चीजलाई त कुनै अल्टर गरिरहेको छैन। इस्युडमा चाहिँ चेन्ज भयो। इस्युड र त्यो इस्युड र सब्स्क्राइबमा चेन्ज हुन्छ। हो हो, मानौ हामीले फोरफिट गरेर अहिलेसम्म न क्यान्सल गरेको छ न रिइस्यु गरेको, यतिकै जगेडामा राखेको छ भने ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामी इस्युड सब्स्क्राइब लेखेर अनि त्यसमा नै पेड अप क्यापिटल कति बनाउँदाखेरि त्यसमा एउटा त कल्स इन एरियरको ठाउँमा शेयर फोरफिटेड लेखेर माइनस गरिदिन्छ अनि एमाउन्ट यहाँ बुझ्नु हैन। किनभने पहिला त कल्स इन एरियरमा बसेको थियो, कल्स इन एरियरमा नभएपछि त त्यो शेयर नै जफ्त भयो नि, त्यसैले त्यहाँ पेड अपमा एउटा यति फोरफिटेड शेयर छ भनेर पनि हामीले देखाउनु पर्ने है। त फोरफिटेड अमाउन्ट कहाँ छ? शेयर फोरफिचर अकाउन्टमा छ। जब क्यान्सल भइसक्यो भने त रिजर्भमा गयो, त्यस बेलामा त म नम्बर अफ शेयर इस्युड र सब्स्क्राइबलाई नै चेन्ज गरिदिन्छु। तर जबसम्म त्यो शेयर मात्रै फोरफिट भएर बसेको छ, क्यान्सल भएको छैन, तबसम्म त हामीले मेरो शेयर त छ नि, हामी कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूले त शेयर त एक्जिस्ट गरि नै रहेछ नि। त्यसैले इस्युड सब्स्क्राइबमा पुरै देखाउने, तर यहाँ लेस फोरफिटेड भनेर माइनस गरेर त्यसको नेट एमाउन्ट। फोरफिटेड शेयरलाई क्यान्सल गरिसक्यो भने पुरै इस्युडलाई पनि सब्स्क्राइबलाई पनि घटाइदिनुस् र त्यो जुन क्यान्सल गरेको पोर्सनलाई रिजर्भमा ट्रान्सफर। सर रिइस्यु केसमा के भन्नुभयो फेरि भन्नु त? रिइस्युको केसमा हामीले त्यो शेयर जब अरू कसैलाई इस्यु गर्छौँ भने यदि 1 लाखमा इस्यु गरिदियो भने पुरै 50,000 फाइदा भयो, पुरै 50,000 तपाईँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिनु। फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ है। तर 1 लाख भन्दा कममा इस्यु गर्नुभयो, मानौ मैले सिचुएसन तपाईलाई दिएँ, री इस्युड एट, मानौ मल्टिपल अप्सनमा दिइरहेको छु, मानौ 6 वटामा सिचुएसन तपाईलाई भनिरहेको छु है, अलग अलग सिचुएसन हो, कुनै एउटै होला त्यसमध्ये। री इस्युड एट 90 रुपीज, 75 रुपीज, 50 रुपीज, 45 रुपीज या 100 रुपीज या 105 रुपीज हुन सक्छ नि। रिइस्यु गर्ने बेलामा तबसम्म शेयरको दाम कम्पनीको पर्फर्मेन्सको आधारमा बढेको हुन सक्छ या कम्पनीको पर्फर्मेन्स खराब भइरहेछ भने शेयर होल्डरले नकिन्ने पनि भन्न सक्छ। डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, डिफ्रेन्ट सिचुएसन हुन सक्छ कि सक्दैन? यस सर, हुन सक्छ। अब भन्नुस् 90 मा इस्यु गरे भने 1000 शेयर थियो है, मैले 1000 शेयरको राखिरहेको छु र मेरो फोरफिचरमा 50 रुपैयाँ थियो, 50,000 रुपैयाँ थियो, त्यो पनि मलाई थाहा छ। यो सिचुएसनमा के एन्ट्री गर्नुहुन्छ? यदि रिइस्यु 50,000 हामीले पाइसक्यो भने सर प्रवीण यार अहिले यो के गरेछौँ हामीले यार? 50,000 फोरफिटै त गरेको छैन। यही क्वेसनलाई मैले भनिरहेको छु, त्यो फोरफिट गरेको 50,000 लाई रिइस्यु गरिरहेको छु र रिइस्यु 90 मा जुन मैले एक्जाम्पलमा 90 रुपैयाँ लेखेको थिएँ, 90 को ठाउँमा केही भ्यालु जुनसुकै भ्यालुमा रिइस्यु गरेको हुन सक्छ नि। यदि अलग अलग भ्यालुमा रिइस्यु भएको छ भने कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। 50,000 रुपैयाँ मैले पाइसकेको थिएँ, त्यसलाई मैले जफ्त गरेको छु, फोरफिचरमा बसेको छ यो, त्यही 1000 शेयर मैले रिइस्यु गरिरहेको छु 90 रुपैयाँमा।
र रिइस्यु 90 रुपियाँमा गर्दाखेरि फेरि ब्याङ्कमा पैसा आयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 90,000 आयो नि। तपाईले के गर्नुस्, यो शेयर फोरफिचरमा भएको एमाउन्टको 50,000 एज इट इज राख्नुस्। टु शेयर क्यापिटल, अब रिइस्यु भइसकेपछि फेरि क्यापिटल त बढाउनु पर्यो। त्यो 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको शेयर छ, त्यसलाई 90 रुपियाँमा इस्यु भइरहेछ नि। त्यो 100 रुपियाँ फेस भ्यालु वाला शेयर छ, 90 मा इस्यु भइरहेछ। क्यापिटल चाहिँ 1 लाख नै आउने हो। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो 50,000 मध्ये कति रुपियाँ युटिलाइज भइरहेछ अगेन्स्ट दैट 1 लाख? 90 पाएको छ, 10,000 युटिलाइज भइरहेछ। एक्सेस जुन छ त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिरहेछौँ 40,000। है 75 मा भयो भने बीचमा एउटा अझै इन्ट्री बीचमा पास गर्न मिल्दैन सर। बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नहीं, फिर डिस्काउंट कहाँ हुआ यार? तो जब तक तुम्हारे पास वो 50 रुपया है तब तक डिस्काउंट हुआ है। अरे 90 में बेच रहे हो भाई, तुम तो ज्यादा ही ले रहे हो ना, कहाँ से डिस्काउंट हो गया? इसीलिए वो डिस्काउंट नहीं दिखाना, उस जगह पे ये 50 रुपये को यूज करना है। ठीक है, 50 रुपया यूज करने के बाद भी 100 रुपया अगर नहीं पहुंचता तब डिस्काउंट आएगा पिक्चर में। देखते जाओ ना, समझते जाओ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 75,000 लिखे, 50,000 कितना तेरा 1 लाख। अब कति बाँकी समझ संगे 25,000 छ, तो 25,000 क्यापिटल रिजर्भ में 50 रुपया पाइरहेको छु, मैले 50,000 पाइरहेको छु। 50,000 मैले फोरफिचरबाट युज गरेँ, अर्को 50,000 फोरफिचरबाट युज गरेँ। 1 लाख को शेयर हो, केही बचेन। 50,000 पहले से था, 50 अभी भी कुछ बचा। 50,000 मतलब सर 50,000 मतलब फोरफिचरमा छँदै छैन नि सर। त्यो युज गर्नुभयो तपाईँ। फेरि भन कृष्ण, तिम्रो आवाज आइरहेको थिएन, फेरि भन त। आवाज ब्रेक भइरहेको थियो, फेरि सर यो 50,000 जुन फोरफिचरमा युज गर्नुभयो नि सर, यो 50 फिर आवाज तुम्हारा कट गया है। भनिदिनु सर, यो 50 बेलामा आवाज तिम्रो क्लियरली मैले सुनेन तिम्रो आवाज क्लियरली सुनेन, फेरि भन। त्यो सर त्यो 50 वाला जुन थियो नि सर, त्यो 50 वालामा त्यो फोरफिचरमा 50,000 कसरी लेख्नु भयो सर? त्यो 50,000 50 वाला सर, हर नंबर का सर। ये वाला एंट्री नहीं किया था हम लोग, यही शेयर होल्डर जो एक अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, उस क्वेश्चन में ये 50,000 नहीं था शेयर फोरफिचर में। हाँ सर, यही शेयर को री इशू कर रहे हैं आप। और री इशू करने के लिए अलग अलग मैंने सिचुएशन बनाया। 90 में करते तो क्या होगा, 75 में करते तो क्या होगा, 50 में करते तो क्या होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। था नहीं 50,000? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। उसी शेयर को अगर री इशू 90 में करते हैं तो 40,000 का रिजर्व गया, उसी को 75 में करते हैं तो 25,000 रिजर्व में गया। क्यों? क्योंकि 25 रुपए इधर यूज हो गया, बाकी बचा ही मेरे पास 25। 50,000 में से 25,000 यूज होने के बाद बचा कितना, उतना ही आ जाएगा ना। इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में रखो। अगर 50 में इशू कर देते तो पूरा 50,000 कुछ बचा ही नहीं, बाकी जो तुम रिजर्व में ले जाओगे। ठीक है, अगर 45 में करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, 45 में करते हैं तो क्या होगा? 45,000 इधर 50,000, शेयर तो है 1 लाख का। अब रिजर्व का तो बात की बात है, अभी पूरा अमाउंट ही नहीं पूरा है। उस सिचुएशन में, इन दैट सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा आपने डिस्काउंट दिया। एक तो 50 रुपए का शेयर था, आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया उसको। सो डिस्काउंट ऑन इशू अफ शेयर्स अकाउंट डेबिट भनेर यो बेलामा यो 5,000 तपाईँ बुझ्यो? यस सर, राइट। ल यदि 100 रुपियाँमा इशू गरिदिएको छ, रिइशू गरिदिएको छ भने पुरै 1 लाख रुपियाँ पाइरहेको छु म। 50,000 को मेरोसँग पहिलादेखि नै फोरफिचरमा बसेको थियो, त्यो बेलामा म के गर्छु, पुरै 50,000 क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छु। राइट। अब
रीइस्यू या ऑर्डिनरी इस्यू या फर्स्ट टाइम को इस्यू या रीइस्यू कुनै पनि इस्यू यदि फेस भ्यालु भन्दा बढी एमाउन्टमा भइरहेछ भने सोच्नुस् नयाँ शेयर होल्डरले पनि फेस भ्यालु भन्दा बढी तिर्नु परिरहेछ भने दिस सिचुएसन इज समथिङ व्हिच इज अगेन भेरी इन्ट्रेस्टिङ। 1,05,000 मैले पाएँ, 50,000 मैले पहिलादेखि जफ्त गरेको थिएँ, मेरो शेयर क्यापिटलमा 1 लाख फेस भ्यालु 1 लाख को छ। याद गर्नुस् फॉरफीचर अकाउंट बंदा बड़ी कैपिटल रिजर्व में जाना सक्छ। तुमने जब्त जो किया था 50,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा उतना ही अमाउंट को ना कैपिटल रिजर्व में लेके जाओगे तुम, लेकिन यहाँ पे तो कितना बैलेंसिंग आ रहा है, 55,000 आ रहा है। उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या सोचना पड़ा, भाई रिजर्व कैन नॉट बी मोर देन forfeited amount, and these situations shall only be arised when there would be reissue of share at more than फेस वैल्यू, तभी ऐसा सिचुएशन आएगा। अप टू फेस वैल्यू तक अगर शेयर इशू आए, 5 सिचुएशन में आपने देखा है शेयर वैल्यू या उससे नीचे ही फेस वैल्यू या उससे नीचे तक ही इशू आए, उस कभी भी सिचुएशन में 50,000 है उससे ज्यादा अमाउंट का आया था कैपिटल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर, नहीं आया था। उसी सिचुएशन में आया जहां पे रीइशू फेस वैल्यू से ज्यादा में हुआ है, उस सिचुएशन में आपका फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा बैलेंसिंग फिगर आता है। जबकि हम लोग अभी बस क्या बोले, इससे ज्यादा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नए वाले शेयर होल्डर से भी ले लिया है, तो उस केस में ये 50,000 पे रिस्ट्रिक्ट करके एक्स्ट्रा जो अमाउंट आया वो 5,000 को आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे। Let's say I repeat, when shares are reissued at more than face value, then entire amount of forfeited would be transferred to capital reserve and reissue beyond face value would be transferred to security premium। इसमें सीधा सीधा अगर इसको मैं टुकड़ा करके दिखाऊं तो 105 रुपये में मैंने इशू किया, पहले से 50 रुपया मैंने जब्त करके रखा हुआ है, तो इसको तो सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। इस 105 का 100 रुपये शेयर कैपिटल में और 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज शेयर फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है, री इशू प्राइस ज्यादा है। उस सिचुएशन में हम 50 का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ और देने की जरूरत नहीं है, पहले से हम ज्यादा उठा रहे हैं, देयर इज नो नीड टू ऐड एनीथिंग मोर, राइट। लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर 100 से कम होता है तो इसमें से थोड़ा सा इसको कंपेंसेट करना पड़ता है। क्लियर है ना, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ला अब ऐसा करो, ब्रेक 10 बज के 10 मिनट में मिलते हैं, ठीक है। फटाफट तुम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लो।